चलिए, सी आई बी डिस्कसिंग विद यू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का टोटल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या अवेलेबल गाइडेंस मार्केट में है, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। पूरा एक फ्रेशर के लिए उसको जब शुरुआत करनी है सिविल सर्विसेज में, तो उसको एंड तक क्या चाहिए वो सब मैं आपको बताऊंगा 2 दिन में। 2 दिन काफ़ी है, कम से कम मुझे 3 घंटे का समय चाहिए कि आपको मोटा मोटा ये समझाया जाए कि पढ़ना कैसे है और क्या आपको इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो मैंने इसका पूरा एक लिस्ट बनाया है जो आपको ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ज़रूरत लगेगा। जब आप क्लासेस आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बट बिफोर आई डू दैट, थोड़ा बैकग्राउंड चेक होना ज़रूरी है। आप में से कितने बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से है, जिन्होंने ग्रेजुएशन या 12th तक साइंस पढ़ा है? ओके, बाकी ह्यूमैनिटीज़ वाले होंगे, है ना? ठीक है, दोनों के अपने मेरिट्स है। पहले मैं आपको इसी का थोड़ा बहुत 5 मिनट में देता हूँ इस पर। दोनों के अपने मेरिट्स है। ऐसा नहीं कि साइंस वालों को अब जाकर उनको एहसास हुआ कि उनको सिविल सर्विसेज में आना चाहिए और उनका वो साइंस वाला नॉलेज उनको ज़रूरत नहीं लगेगा। बिल्कुल ज़रूरत लगेगा। आज आपको 12th तक का साइंस पता होना चाहिए इसमें, ख़ास तौर पर बायोलॉजी में हम रिकमेंड करते हैं यूपीएससी में कि आपको 12th की बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, जिसमें ख़ास तौर पर आपका बायोटेक का पोर्शन है। तो अच्छा खासा काम आता है वो। फिज़िक्स भी काम आता है, फिज़िक्स में मोशन काम आता है, फिज़िक्स में ग्रेविटेशन काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ काम आता है। तो साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको 2-3 जगह पर फ़ायदा होता है। साइंस वाले बच्चों को कहाँ पर फ़ायदा होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा उनको एक सब्जेक्ट में होता है जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ह्यूमैनिटीज़ वालों को थोड़ा उसमें क्या कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त लगता है कवर करने में। साइंस वाला थोड़ा जल्दी समझ लेता है। एक और सब्जेक्ट है जहाँ पर साइंस वालों को थोड़ा फ़ायदा होता है, दैट इज़ एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस। हालांकि ईवीएस पढ़ा होगा, सभी पढ़ते हैं ईवीएस, मगर थोड़ा साइंटिफिक बेसिस पे ईवीएस पढ़ना, वो थोड़ा उसमें साइंस बैकग्राउंड जब होता है तो थोड़ा फ़ायदा आता है। और एक जगह पर फ़ायदा आता है, दैट इज़ ज्योग्राफी। उतना ज़्यादा नहीं, हल्का सा पेरिफेरल लेवल पर हल्का सा फ़ायदा आता है। ये हो गया जहाँ पर साइंस वालों को हल्का सा एज है। ह्यूमैनिटीज़ वालों को कहाँ पर एज है? ह्यूमैनिटीज़ वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वाई? बिकॉज ये जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने आपको रखे, इनमें से एक ही सब्जेक्ट है जो मेजर सब्जेक्ट है। जो कौन सा है? ज्योग्राफी। ये मेजर सब्जेक्ट है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वालों को बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट्स में फ़ायदा मिलता है, जैसे हिस्ट्री। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जहाँ ह्यूमैनिटी वाला उसमें एक ज़्यादा एंगल होगा उसका कवर। जैसे कि इकोनॉमिक्स में साइंस वालों को भी दिक्कत आती है, ठीक है ना? इसलिए ह्यूमैनिटीज़ वाला वहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर पाता है। ऐसे ही आपके पास है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम अपनी ज़बान में पॉलिटी कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ वाला अच्छा स्कोर कर पाता है। तो दोनों के अपने मेरिट्स है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ वाला अब सोचने बैठेगा कि मुझे साइंस करना चाहिए था, साइंस वाला सोचेगा मुझे ह्यूमैनिटीज़ करना चाहिए था। उस सारे डिस्कशन में आप मत पड़ना। आपने जो भी किया है उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। चाहे आप साइंस स्टूडेंट है, आप ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट है, फ़ायदा मिलेगा आपको। वो कैसे मिलेगा वो पहचानना है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, अगर आपने 11th-12th में अच्छा पढ़ा है, आपको वो फ़ायदा 100% देगा। ग्रेजुएशन में पढ़ा है, 100% फ़ायदा देगा आपको। जिसने अब नहीं पढ़ा है, जो निकम्मा था पहले से, जिसने 10th के बाद पढ़ाई करना छोड़ दिया, वो लफंगों की तरह घूम रहा था, ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा, उसको अपने बैकग्राउंड से तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अब से उसको मेहनत अगर करेगा, थोड़ा ज़्यादा 6 महीने लग सकते हैं और क्या होगा, लेकिन वो भी पहुंच जाएगा। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल मैं परसों में बता रहा था बच्चों को, इस जुनैद गॉट ऑल इंडिया रैंक 3 यूपीएससी में 5 अटेम्प्ट देने के बाद, एंड फाइनली ही क्वालिफाइड। वाई? बिकॉज ही वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। 12th में बिल्कुल एवरेज, ग्रेजुएशन में बिल्कुल एवरेज, लाइक थिन लाइन डिफरेंस था उसका पास होने का, वरना वो फेल हो गया था काफ़ी टाइम। तो फिर जाके ही बिकेम ऑल इंडिया रैंक 3। तो जिन्हें कुछ भी नहीं पढ़ा उनको थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है,
मगर वो भी पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो थोड़ा था बैकग्राउंड के रिलेटेड कि आपने जो भी बैकग्राउंड लिया है और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो आपको वो बैकग्राउंड हेल्प करता है इसमें। नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज हमें पता है कश्मीर में जो कॉलेजेस है, जो स्कूल्स है, उसमें उतना ज़्यादा क्या कह सकते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का उतना अच्छा लेवल नहीं होता। बचपन से ही हमारी स्कूलिंग अच्छे से नहीं होती है, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक हमारा कभी क्लियर ही नहीं होता है। ये आप सब इसमें हामी भरेंगे, इल्ला माशाअल्लाह कोई होता है जिसने बचपन से अच्छा पढ़ा होता है खुद से या घर पे उसको अच्छा माहौल होता है, उसके बेसिक्स क्लियर होते हैं। मेजॉरिटी 90% स्टूडेंट्स है जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, इसीलिए जब वो यूपीएससी में आते हैं उनका वो पहले ही बोलते हैं कि सर हमें कुछ भी नहीं पता है, हमारा बेसिक कुछ भी नहीं, हमें बेस से पढ़ना है, हमें फाउंडेशन बनाना है। तो उसको वापस 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ाना पड़ता है। वाई? बिकॉज उसने खुद नहीं पढ़ा था वो उस टाइम। तो ये हम मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो डायरेक्टली आपको जैसे आईएएस में मेंस में क्या क्वेश्चन आता है वो पढ़ाया जाएगा, बिकॉज आपका अभी लेवल नहीं है वो। आपका पहले वो बेस पढ़ाना जो स्कूल टाइम में पढ़ना था आपको, वो नए से पढ़ाना है, तब जाके थोड़ा थोड़ा करके 1-1.5 साल में आप तैयार हो जाओगे। ये वरना हकीकत में अगर देखा जाए यूपीएससी में अगर पढ़ाने की चीज़ है वो है मेंस का सिलेबस, और मेंस के हिसाब से अगर पढ़ाया जाए, बेस अगर आपका कवर्ड है, किताबें आपने पढ़ी है, एनसीईआरटी 11-12 किया आपने, तो 6 महीने में ख़त्म करके दे दूंगा मैं आपको। वाई? बिकॉज हमें बेस नहीं पढ़ाना पड़ेगा फिर। लेकिन क्योंकि इसमें बेस पढ़ाना है, आपको वापस स्कूल लेवल तक ले जाना है, वहाँ से फिर से सारा का सारा फाउंडेशन नए से बनाना है, उसमें कम से कम 1.5 साल लगता है। तो ये इसमें आपको मान के चलना है, आपका बेस नए से बनाना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, किसी का फाउंडेशन ऐसा होता है कि मान के चले उसने घर बना लिया, अब घर की इमारत ऐसी बनाई जो बिल्कुल खस्ता है। अब इस इमारत को जब वो यूपीएससी में आता है वो देखता है कि जो मैंने अभी तक किया है वो मुझे यहाँ काम नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आदत होगा, आपने 10th का बोर्ड दिया, आपने 12th का बोर्ड दिया, आपने ग्रेजुएशन में भी कुछ सेमेस्टर्स दिए होंगे। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको बोला जाता है कि अच्छा मार्क्स मिलेगा, आपको भर भर के लिखना है, दूर दूर लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है। ऐसे सुनाई बचपन में सुनते थे ना ऐसा। लेकिन यूपीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी चीज़ें की है आज तक, जो पहला काम आपको करना है, यू हैव टू अनलर्न ऑल दोज थिंग्स। वो भूल जाओ आप, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू हियर। यूपीएससी कट थ्रोट कंपटीशन है इसमें। तो आपको इंडिया में 12 लाख लोगों से आगे जाना है। 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 12 लाख लोगों में 1000 बच्चे निकलते हैं अगर अच्छे पोस्ट है तो। अब वो 1000 बच्चे क्या कट थ्रोट कंपटीशन में उन्होंने पहले अपनी सारी चीज़ें अनलर्न की होती है। वाई? पर ग्रेजुएशन का कोई सिस्टम यहाँ पे काम नहीं आता आपको। 11th-12th में जैसे आपने लिखा होता है आंसर, वो आपको यहाँ के काम नहीं आता। आपको यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन में बोला जाएगा 250 वर्ड में लिखना है और इसमें आपको 9 मिनट मिलेंगे। 9 मिनट में ख़त्म करना है, इतनी सी जगह है इसमें डालना है, जगह भी वहीं से होती है। यानी ऐसा नहीं कि आप भरेंगे ज़्यादा, भरने का वहाँ स्पेस भी नहीं होता है, जगह वहीं से दी होती है, इस जगह में भरना है आंसर और 250 वर्ड में लिखना है। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास अच्छा कंटेंट है, मैं 250 की जगह 300 वर्ड लिख सकता हूँ। अगर आपने ये एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे, आपका दूसरा क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट नहीं होगा। वाई? बिकॉज उन्होंने हिसाब लगाया होता है कि बच्चा अगर 3 घंटा कंटिन्यूसली लिखेगा तो तीसरे आखिरी 5 मिनट में वो 20वें क्वेश्चन तक पहुँचेगा। अगर उसने ज़्यादा लिखना शुरू किया, 250 की जगह 300 लिखा, 150 की जगह 200 लिखा, तो उसका पेपर अटेम्प्ट पूरा नहीं होगा, वो 15 क्वेश्चन पे ही लुढ़क जाएगा। और अगर आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, आप सिलेक्शन से बाहर हो। तो ये सब चीज़ें अनलर्न करनी है, दंदर नहीं लिखनी है, जो मगज़ है उस पर बात करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कल को आप बिज़ी होते हैं ना, मान के आप आईएएस ऑफिसर बन गए आप कल को, अब आप ऑलरेडी काफ़ी सारा काम कर रहे हो, ऑलरेडी काफ़ी बिजी हो आप। अब कोई बंदा आपके पास आता है, वो आपको कोई जैसे उसको कोई काम था, आप डीसी ऑफिस में, उसको कोई काम था आपके पास, अब वो बैठ गया आपको बोल रहे हैं कि मेरे फैमिली में ऐसा है, फिर मेरे बाप फलाना गांव से इधर आया, फिर उसने ऐसे किया, फिर वो काम करता था, फिर तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे मुझे बोलो बात क्या, पॉइंट पर आओ। ये ऐसा मुझे फैमिली स्टोरी सुनने का टाइम नहीं है, पॉइंट बोलो क्या है और निकल जाओ यहाँ से।
वही पॉइंट, इसको मगज़ कहते हैं, वही देना है आपको। तो आपको पूछूंगा मैं, बताइए भाई इन्फ्लेशन क्या है, या मैं आपको पूछूंगा बताइए भाई इंडिया क्या 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनेगा या नहीं बनेगा। आपको मैंने ये सवाल पूछा, अब आपको मगज़ पे आना है, पॉइंट पर आना है। ये नहीं कि आप बैठोगे सिंस द बिगिनिंग ऑफ एज, वो जो डॉन ऑफ सिविलाइजेशन जैसे हम ऐसे लिखते थे बचपन में, वो सब नहीं। समझ आ रहा है? पॉइंट पे आना है, बिल्कुल कंसाइज। आप देखेंगे किसी IAS ऑफिसर से बात करिए, किसी भी ऑफिसर से बात करिए, आप जो सिविल सर्वेंट है, आप देखेंगे वो ज़्यादा घुमाते नहीं हैं। उनको जो पूछा जाता है उतना ही कैलकुलेटेड जवाब देते हैं। वो कैलकुलेशन आपको अभी से दिमाग में रखना। अभी मैं आया भी नहीं कि करना क्या है, ये मैं आपको अप्रोच बताता हूँ ज़िंदगी का। जनरली हमारी फैमिली में भी कोई ऐसा होता है इंसान जो बोल रहा है अपनी लाइफ की स्टोरी, और लोग इंटरेस्टेड नहीं होते कि क्या बोल रहा है। लेकिन कुछ होते हैं जो बड़ा कैलकुलेटेड बात करते हैं, उनको जितना पूछा जाता है उतनी ही बात करेंगे, उसके बाद दे डोंट डिस्कस मच आफ्टर दैट। तो वैसा ही इंसान बनना है। तो सिविल सर्विसेज का प्रोसेस आपकी पर्सनैलिटी बनाएगा, ये एक लंबी ग्रूमिंग करेगा आपको 1-1.5 साल, और वो ज़िंदगी भर आपको साथ रहेगा। और मेरा ये मानना है जो सिविल सर्वेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, ध्यान से सुनो, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ। ये हो सकता है ऑनलाइन कुछ बच्चे, कश्मीरी काफ़ी सेंसिटिव है, कंजर्वेटिव माहौल है इधर, उनको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आपको बड़े इस पर अच्छा एनालिसिस करके बता रहा हूँ। जो एक अच्छे सिविल सर्वेंट के एट्रीब्यूट्स है, और जो इन्होंने सिलेबस में खुद से लिखा है UPSC ने कि हमें कैसा इंसान चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ वो वही इंसान है जो हमारी खुद की किताबों में है, जो हमारी खुद की हदीसों में है। जैसा हम खुद एक आइडियल इंसान बनना चाहते हैं, जैसे हमें बचपन में बोलता है अच्छा इंसान बनना है, वही है अच्छा सिविल सर्वेंट। वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे हदीसों में बचपन से पढ़ाई जाती है, जो मोरालिटी आपको पढ़ाई जाती है, जो सही और गलत का डिफरेंस आपको पढ़ाया जाता है, वही डिफरेंस यहाँ पर भी है। सेम टू सेम एट्रीब्यूट्स। एक अच्छा इंसान ही अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है। अगर आपका आइडिया, अगर आपका अकल, अगर आपकी नज़र कहीं और पे है, आप अच्छे इंसान भी नहीं हो, ना ही आप अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम इंटरव्यू की यहाँ पे गाइडेंस देते हैं तो बच्चे आमतौर पर पूछते हैं, सर हमें पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जनरली क्या होता है, जो मुस्लिम होता है आपके लिए एक बहुत अच्छा ये भी है, सिनेरियो भी है। अभी कल रिज़ल्ट आया तो लगभग 50 के ऊपर मुस्लिम्स है उसमें, टोटल सारी सिलेक्शंस में UPSC में। अब मुसलमान का क्या होता है कि उसका इंटरव्यू जो होता है 275 मार्क्स का होता है। मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है इसमें। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। उसमें उसको पता होता है कि मुझे क्या सवाल पूछेंगे। ख़ास तौर पर जो कश्मीरी मुसलमान है, इसको तो इसका मान के चलिए आप, इसका इंटरव्यू लीक हो गया, ऐसे मान के चलो आप। वही, एक तो आप इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ मुसलमान है, दूसरा आप इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ कश्मीरी मुसलमान है। और इस ऐसे इंसान को पता है इसको क्या पूछेंगे। पाकिस्तान पे तो क्वेश्चन आ ही जाएगा आपको, ट्रिपल तलाक पे क्वेश्चन आ ही जाएगा आपको, निकाह वो हलाला पे क्वेश्चन आ सकता है आपको क्वेश्चन आ ही सकता है हिजाब पे, आपको क्वेश्चन आ ही सकता है पॉलीगमी पे, आपको क्वेश्चन आ ही सकता है फतवा क्या है। ये क्वेश्चन आए हैं, ये मैं आपको बना नहीं रहा, ये सब आए हैं। फतवा क्या है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है मिडल ईस्ट पर, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन आ सकता है इंडिया की हज पॉलिसी पर, तो पता ही है हमें। आपको क्वेश्चन आ सकता है मिलिटेंसी पर, आपको क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 370 से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सब तो पता ही है। यही मुसलमान, ये कश्मीरी मुसलमान का तो यही पेपर होता है। अब उसको पता होता है कि ये सब पूछेंगे मुझे। अब बच्चे परेशान होते हैं, अब उसको पता है मैं हिजाब करती हूँ। अब जनरली आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो चेहरा दिखाना पड़ता है उधर, उनको क्या पता है कि आप कौन हैं, तो चेहरा दिखाना पड़ेगा। और मे बी किसी को इतना सेंसिटिव वो नहीं दिखाना चाहता, और वहाँ पर वो क्या करे। या उसको वो कोई लड़का है, उसको हिजाब पे पूछेंगे कि हिजाब आप क्या, तो अंदर उसका दिल बोलता है कि नहीं हिजाब सही है, ये ऐसा बाई कोएर्शन नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक वॉलंटरली आप नमाज़ पढ़ते हैं, वॉलंटरली आप हिजाब करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप अंदर से ये मानते हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, ठीक है ना। या किसी को पॉलीगमी पे क्वेश्चन आएगा कि आपके यहाँ पर किताब में लिखा है कि 1 से ज़्यादा आप शादी कर सकते हो, 4 तो जनरली होता है। जैसे हम तो जब मैं दिल्ली में होता हूँ तो कभी कभार, और मैंने खुद भी देखा, अब हमने इतनी बार देखा ना मुसलमान 4 शादी, मुसलमान 4 शादी, इतनी बार फिल्मों में ये फीड हुआ है या एड्स में ये फीड हुआ है कि खुद मैं भी अब यही सोचता हूँ कि मुसलमान 4 शादी करता है।
हालांकि हमारी फैमिली में और मेरी नज़र में आज तक मैंने कोई नहीं देखा है जिसने 4 शादियां की है जो 4 बीवियों को एक साथ चल, मैंने तो ज़िंदगी भर नहीं देखा है, ठीक है ना। उसके फिर 4 टुकड़े हो जाएंगे, मैंने तो लाइफ में नहीं देखा ऐसा। मगर क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो जनरली मैं क्या होता हूँ, जब एक बार मेट्रो में था तो मैंने देखा एक लड़का अंदर आया, जवान ही था, उसको टोपी लगा के दाढ़ी थी और 4 ऐसा ही हिजाब था, 4 औरतें उसके साथ आई। और क्योंकि मेरे दिमाग में ये फीड हुआ है ना कि 4 बीवियाँ, 4, मुझे लगा ये 4 बीवियाँ होंगी इसकी, हालांकि उसमें उसकी एक माँ थी, एक बेटी थी और 2 बहनें थी, लेकिन हमें ये फीड हो गया है। अब शॉर्ट में पॉलीगमी पे क्वेश्चन आ सकता है, आप क्या समझते हो उस बारे में, ठीक है, आपके प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्रिंसिपल्स, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज, बी अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, बी अ सॉलिड पर्सनैलिटी, जो आप मानते हैं उसको आप बैक करिए, एविडेंस के साथ, डेटा के साथ बैक करिए। अगर आपको अपना ट्रेडिशन पसंद है तो उसको बैकिंग करिए डेटा के साथ, वो ऐसी ही खाली पीली नहीं होना चाहिए कि मेरे बाप ने मुझे बोला तो इसीलिए मैं मानता हूँ। हमारा इस्लाम भी हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो आपको कहा जाता है कि आपने किसी से बात सुनी, कुरान की वर्स से, आपने किसी से बात सुनी तब तक वो दूसरे इंसान को बोलो ही मत जब तक तुमने उसमें पूरा एविडेंस इकट्ठा ना किए हो, जब तुमने उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स ना पढ़े हो तब तक दूसरे को मत बताओगे। तो आपको अगर कोई भी चीज़ बोली जा रही है उसका पहले अच्छे से अध्ययन करो, एनालिसिस करो, समझो कि ये क्यों बोला गया है, उसके पीछे का डेटा गैदर करो, तब जाके आप एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। और उनको मैं आपको बता रहा हूँ, उनको एक येसमैन नहीं चाहिए, उनको ऐसा इंसान नहीं चाहिए हम उनको बोलेंगे कि आप अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ करो, बोलेगा हाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। दे डोंट नीड अ पर्सन लाइक दैट। उनको एक इंसान चाहिए विद अ बैलेंस ऑफ जजमेंट। ऐसे एक हदीस है जहाँ पर बोला गया कि सही राह क्या है, सही राह है जो मिडिल पाथ है, डोंट बी ऑन द एक्सट्रीम्स। ये हदीस में इतना एक्सट्रीम मत बनो, ना राइट साइड से जाओ ना उतना लेफ्ट साइड से जाओ, बी ऑन द मिडिल पाथ, वही सही रास्ता है। तो वही एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है। तो एक मिडिल पाथ क्या है, जब तक आपने अपना रिलीजन, अपना इस्लाम नहीं पढ़ा है तब तक आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बड़े अच्छे से अपनी सारी जो भी प्रिंसिपल्स है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। लोगों को होता ही है, लोगों को होता है कि हमें दाढ़ी काटनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पहले से दाढ़ी रखी है तो कोई काटने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पुलिस एकेडमी में घुस गए और वहाँ आपने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया तो वो ऐसा अलाउड नहीं है फिर। हाँ, अगर आप जैसे भी इंसान हो पहले से इंसान वैसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी से अपनी ज़िंदगी एक ढंग पे डाल दो अगर आपको इसमें आना है, तब जाके कल को आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे आमतौर पर क्या होता है, जो भी अगर कोई आईपीएस में चला गया, आईपीएस में क्या होता है कि अब एक तरीके का हेयर कट होता है, मूछें रखनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है। जनरली उनका सबका सेम होता है, लेकिन क्या है जो पहले से जिसने एक ढंग पे चल रहा है उसको वो हाथ नहीं लगाते फिर, ठीक है ना। तो वो ढंग अभी से बनाना है, वो वहाँ पे जाके नहीं बनाना है कि मैं पहले सारे कांड कर लूँ और सारे गुनाह कर लूँ, सारे मज़े कर लूँ, तब जाके आखिर पे जब मौत करीब आएगी तब तौबा करूँगा। नॉट लाइक दैट। चेंज योर लाइफ राइट नाउ, तब जाके एक ढंग पे आप चलेंगे तो आगे जाके आसानी पैदा होगी। तो ये सारा सिस्टम है ना। सी ये तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था इसका। मैं डिस्कस क्या करना चाह रहा हूँ आज आपके साथ, वो है कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों को क्या होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। और ये मैं आई एम डेड श्योर कि आपको भी ये प्रॉब्लम्स होंगी, कम से कम 2-3 तो इनमें होंगी आपको। पहले मैं वो डिस्कस करूँगा, उसके बाद आई विल बी गिविंग यू अ प्लान, और प्लान में 1 दर्जन चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। आज उसमें आधी आज हो जाएंगी, आधी कल हो जाएंगी। कॉमन प्रॉब्लम क्या है बच्चे की, तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि बच्चा जब प्रिपरेशन में आता है, जब मैं प्रिपरेशन में था, तो व्हाट आर दी कॉमन थिंग्स दैट आई फेल्ट। सबसे पहला, आई हैव सीन पीपल बीइंग स्केर्ड। वाई? बिकॉज दे थिंक लाइक IAS का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, कंट्री का टफेस्ट एग्जाम है, एंड दे आर स्केर्ड मे बी दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये एग्ज़ाम आसान है, ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, मगर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, देन इट डज़ नॉट बिकम दैट डिफ़िकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, मनान की बात करेंगे हम, कल फिर से सिलेक्शन हुआ उसका। इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट जिसने जब शुरू की पढ़ाई, was doing a job earlier, उसने जॉब छोड़ा, he started studying for civil services and all,
उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट ही क्वालिफाइड केएस एग्जामिनेशन, केएस में सिलेक्शन हुआ उसका। लेकिन उसने यूपीएससी भी दिया था। जिस साल उसका केएस में सिलेक्शन हुआ उसी साल कुछ महीनों के बाद यूपीएससी में भी कुछ रैंक आ गई उसको, ही गॉट पुलिस सर्विसेज। अब इस साल फिर से उसने दिया, इस साल फिर से उसने रैंक लाई, 88 रैंक लाई उसने। अब वो कंटिन्यूसली एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है। उसके लिए यूपीएससी एक एसएसबी का एग्जाम जैसा बन गया है। वाई? बिकॉज ही नोज करना क्या है। वंस यू नो इट, इट बिकम्स ईजी, and if you don't know it, it is a hell lot of difficulties what you are going to face then if you don't know how to do it. आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको अगर हाथ में चीज़ आ गई, स्किल आ गई आपको, आप आराम से वो काम कर लोगे, वरना ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप होना ज़रूरी है कि हाथ में आ जाए चीज़, एक बार पता चले कि करना क्या है, और मैं वो बता दूंगा आपको करना क्या है। मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ, और हर क्लास इस बात की एविडेंस है कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपको आज ही बता दूंगा कि करना क्या है, तब भी आप नहीं करोगे, तब भी आप नहीं करोगे। वाई? बिकॉज मैंने देखा ही है। मैं कम से कम 10,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ अभी तक कश्मीर में। दे डोंट डू इट, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होती है। जो करता है ना, बहुत कम करते हैं, और जो करता है यही एक तरीका है। देयर इज ओनली वन वे टू सिविल सर्विसेज, देयर इज नो अदर वे। तो यू शुड नॉट बी स्केर्ड। ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। It is difficult for people who don't know how to crack it. It becomes very easy for people जिनको पता है कि करना क्या है, और वो कंसिस्टेंसी के साथ जा रहे हैं उसके उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एक तरीका है, they know how to do it, और वो जा रहे हैं उसमें। हो सकता है ऊपर वाले को मंजूर नहीं है, ये भी है, इसमें लक का फैक्टर भी होता है। हो सकता है वो कहीं और आपसे काम लेना चाह रहा है, हो सकता है आपकी सलाहियत जो उसने आपको दी है कहीं और इस्तेमाल कराना चाह रहा है, हो सकता है वो आपको 2-3 साल इसमें घिसाएगा पहले किसी और चीज़ की तैयारी कराने के लिए। कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाले की मंशा है, वो जो मर्जी करे। मगर ऐसा नहीं है कि उसमें पॉसिबल है कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले ने इसी में आपका रखा है, और अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे, यू विल रीच। इट्स ओनली वन स्ट्रैटेजी। नाउ पहले, डोंट बी स्केर्ड। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल हु डोंट नो हाउ टू क्रैक इट। It becomes very easy once you know कि करना क्या है। I've seen innumerous examples जहाँ पर once you qualify, मैं आपको नाम लेकर बता सकता हूँ, हर लिस्ट में, पिछले केस की लिस्ट में कितने सारे बच्चे हैं, 2 मेन, पहला प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई किया, फिर से प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई किया, फिर से प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई किया, 4 साल प्रीलिम्स दिया, 4 साल क्वालिफाई किया। We have a faculty here, a very good friend of mine, दाऊद नाम है उसका, he teaches a subject. He is being qualifying mains examination from last 3 years. प्री भी क्वालिफाई कर रहा है, मेंस भी क्वालिफाई कर रहा है। इंटरव्यू में कुछ मार्क्स है, 10-20 मार्क्स से रह जाता है, बिकॉज उसका थोड़ा ऑप्शनल, थोड़ा उसका टेढ़ा है। नाउ उसको कैसे हो रहा है हर साल क्वालिफाई? यहाँ तो इतने सारे ढेर सारे बच्चे हैं जिनका प्री भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, उसका हर साल क्वालिफाई हो रहा है, प्री भी मेंस भी। इंटरव्यू में 10-15 मार्क्स से रह जाता है। वाई? बिकॉज ही नोज हाउ टू डू इट। अभी रिसेंटली एक और मेंस हुआ उसका, मैंने कहा क्या किया? उसने बोला सर वही किया जो पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। अब हाँ, एक नॉर्मल इंक्रीमेंट आ जाता है, एक इंप्रूवमेंट आ जाता है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट आ जाता है। पिछले साल से थोड़ा बेहतर किया, वो ये से कभी कभार थोड़ा बेहतर करते करते 1 साल आप 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आगे, सिलेक्शन होगी आपकी। तो वही आपको पता होना चाहिए करना क्या, देन यू शुड नॉट बी स्केर्ड। सेकेंडली, मैंने क्या देखा, बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड होता है, बहुत कंफ्यूज्ड होता है। वाई? बिकॉज पता तो है नहीं कि करना क्या है, इसीलिए सबसे पूछेगा, सब वर्कशॉप्स में जाएगा। आप भी आ गए इधर आज, ये कुछ सीखने को मिलेगा। कोई दूसरा आएगा वहाँ, कोई आईएएस ऑफिसर का वर्कशॉप होगा, कोई केएस का वर्कशॉप हो गया, कोई रिश्तेदार होगा आपको, किसी ने कोई कोचिंग करी होगी, सबसे पूछ रहे हैं आप, और सब आपको अलग अलग बातें बोल रहे हैं। और जब आपको अलग अलग बातें बोलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये करना है कि क्या करना है। कोई आपको बोलेगा, जैसे केएस से कुछ ऑफिसर्स हैं, वो आपको बोलेंगे कि हमने केएस एग्जाम क्वालिफाई किया बिना एनसीईआरटी पढ़े। मैं नाम तक ले सकता हूं उनका, इन्होंने एनसीईआरटी को टच भी नहीं किया तब भी केएस क्वालिफाई किया। कुछ आपको बोलेंगे एनसीईआरटी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आपका केएस क्वालिफाई हो जाए। वाई? बिकॉज उसने एनसीईआरटी पढ़ी, उसका क्वालिफाई हुआ, दूसरे ने नहीं पढ़ी, उसका तब भी हुआ।
एक आपको बोलेगा, जो केएस में कुछ साल पहले रैंक 2 आया था, वो आपको बोलेगा मैंने हिंदू अखबार आज तक नहीं पढ़ा है, और उसको रैंक 2 आई। दूसरा आपको बोलेगा हिंदू के बगैर चलेगा ही नहीं कुछ। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे पढ़ना क्या है फिर, है ना। तो इसमें अगर आप अलग अलग लोगों से पूछोगे, आपको अलग अलग स्ट्रेटजी ही मिलेगी, अलग अलग तरीके मिलेंगे आपको। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। शॉर्ट में, डोंट आस्क एनीवन, डोंट कीप ऑन आस्किंग पीपल कि करना क्या है, करना क्या है। मैं आपको तरीका बताऊंगा। इफ़ यू फील लाइक कि मैं सही बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे जो लगता है वो मैं आपको होल हार्टेडली बता दूंगा, जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए लाइफ में। अगर आपको लगा कि ठीक है तो आप इसको ले लो, अगर आपको उससे बेहतर कोई चीज़ पता है तो आप वही फॉलो करो। मुझे जो लग रहा है मैं आपको सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि करना क्या है। देन कीप दैट इन योर हैंड और बस उसी को फॉलो करो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज आप 10 लोगों से पूछोगे, वो लोग आपको 10 बातें बोलेंगे। किसी का क्या होता है, किसी का पहले ही अटेम्प्ट में हो जाता है, उसने ज़्यादा पढ़ा नहीं होता है। जैसे केएस में क्या हुआ, लास्ट ईयर कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए, 8 महीने प्रिपेयर किया उन्होंने, वो सिलेक्ट हो गए। उन्होंने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी थी, उन्होंने एनसीईआरटी को स्किप किया बिकॉज टाइम नहीं था, एनसीईआरटी स्किप किया, हिंदू स्किप किया, मोटा मोटा चीज़ पढ़ी, और फॉर्चुनेटली जो पढ़ा था वही एग्जाम में आया और क्वालिफाई हो गया वो। दूसरा बच्चा 2015 से पढ़ रहा है, उसने सारी किताबें पूरी की पूरी छान मारी है, उसको किताबें याद हो गई है, वो रिवाइज करते करते वो घिस गई है। उसने कितना क्या लेवल ऑफ, उसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज होगा सब्जेक्ट्स का। और वो क्या करता, क्योंकि इतना सारा पढ़ के जाता था, तब जाके उसने भी रिसेंटली क्वालिफाई किया। तो उसका कुछ अलग एक्सटेंसिव नॉलेज है, उसका पूरा नॉलेज बैंक है, किसी का कम नॉलेज बैंक है, लेकिन क्वालिफाई हो गए दोनों। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी है लोगों की, लेकिन एक फ्रेशर को क्या करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। आपकी जर्नी कल को कैसी बनेगी वो अलग बात है। आप सब आए इधर, शायद आपको 2025 का, 26 का, 27 का एग्जाम देना है, तो आपको इस वक्त क्या करना है वो मैं बताऊंगा। आपकी भी जर्नी हो सकती है कि पहले अटेम्प्ट में हो जाए, आपकी भी जर्नी हो सकती है कि आपको भी 5 साल लगे, वो आपकी फिर एक सिंगुलर जर्नी है, वो आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन करना क्या है वो एक ही तरीका है, उसके अलग तरीके नहीं है। हाउ टू स्टार्ट, देयर इज ओनली वन वे टू स्टार्ट, देयर इज नो अदर वे, एंड आई विल गिव द शॉर्टेस्ट वे टू स्टार्ट। डोंट फॉलो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, इट इज द शॉर्टेस्ट वे टू स्टार्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन। फिर आपकी जर्नी कैसी होगी दैट इज डिफरेंट, स्ट्रैटेजी एक ही है, रास्ता एक ही है, और आप क्या कर सकते हैं, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। किसी को पहले अटेम्प्ट में हो गया, कोई पहले इंटरव्यू में फेल हो जाएगा, किसी को 3 इंटरव्यू के बाद उसको कॉल आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो ये अलग अलग है सिस्टम, जर्नी आपकी अलग हो सकती है, रास्ता एक ही है इसका। नाउ डोंट बी कंफ्यूज्ड एंड डोंट आस्क एनीवन। आज आप जो मैं लिखाऊंगा आपको, वो आपको लेना है एज ट्रूथ एंड फॉलो दैट क्वाइटली। घर पे बैठो, कमरा बंद करो, या इधर आना है इधर बैठो, कमरा यहाँ पे रूम ले लो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, चुपचाप बैठो और काम करो। डोंट गो एंड आस्क पीपल, कीप ऑन आस्किंग पीपल। जनरली आपको एक बार जब पता चल जाती है ना, यू डोंट गो टू दीज वर्कशॉप्स देन एनी मोर। जैसे देयर वाज अ टाइम जहाँ पर मैंने कोई वर्कशॉप नहीं छोड़ा, दिल्ली में जब वर्कशॉप्स होते थे किसी आईएएस ऑफिसर के। देन देयर वाज अ टाइम, अगर मुझे आईएएस का रैंक 1 भी कुछ बोल देता, मैं नहीं मानता। वाई? बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें देखी, कुछ एक्सपीरियंस की, मुझे पता चल गई कोई चीज़। अब मुझे आप कोई चीज़ बोलोगे, आई डोंट, इट डजंट मैटर टू मी। ठीक है ना, तो एक बार सीखना है, उसके बाद उसको कंटिन्यूसली पकड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना, ऐसे तसव्वुफ में होता ही है, अगर आपने सुना है मैंने ऐसा, अगर आपने एक पीर ले लिया, उसके बाद दूसरे को नहीं पकड़ सकते आप। तो यूपीएससी का पीर या तो आपका मैं हूँ, या तो कोई और बनेगा आपका। अब जिसको भी बनाओगे बस उसी को पकड़ो, उसके बाद परेशान मत करो अपने आप को, उससे पूछ कर, इससे पूछ कर, वीडियोज़ देख कर। जनरली प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, डोंट फॉलो यूट्यूब वीडियोज़, खास तौर पर जो सिलेक्शन के बाद कोई देता है, डोंट फॉलो दैट। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सच बोलते हैं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सच बोलते हैं। सिलेक्शन के बाद की बात करो, हर किसी को सिलेक्शन के बाद ये दिखाना है कि वो पहले से जानता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, बिकॉज उसको दिखाना है अब, क्योंकि सिलेक्ट हो गया। हालांकि 2 दिन पहले तक
उसकी पैंट गीली हो गई थी कि शायद मैं सिलेक्ट ना हो जाऊं, लेकिन उसको फिर दिखाना पड़ता है। वो आपको बताएंगे कि हमने कहीं से नहीं पढ़ा, वो आपको बताएंगे कि हमने घर में सेल्फ स्टडी किया, हमने किसी से कुछ नहीं पढ़ा। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, बिना किसी के हेल्प के मजाल है कि ये एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई करे, किसी की मजाल नहीं है। यू नीड सम हेल्प। आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प होती है, इसमें भी आपको हेल्प की चाहिए, चाहे वो गाइडेंस की शक्ल हो, मेंटरशिप की शक्ल हो, चाहे फैमिली में कोई आपका ऑफिसर हो, चाहे आपका कोई टीचर हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई कॉलेज प्रोफेसर हो, कोई ना कोई किसी की हेल्प का, चाहे कोई सीनियर हो। आप जाते हो जैसे RCA जाते हो रेजिडेंशियल कोचिंग में, वहाँ आप सेल्फ स्टडी ही करते हो, मगर सीनियर हेल्प करता है आपको, वो दिखाता है आपको कि करना क्या है। इसीलिए RCA से कितने अभी 15 से ऊपर सिलेक्शन जो है RCA से, जामिया से, वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें सब बेसिक्स किया होता है, उसके बाद वहाँ पे जाते हैं रेजिडेंशियल में बैठते हैं, एक साल खुद ही सेल्फ स्टडी करते हैं। वहाँ सब सीनियर्स होते हैं, कम से कम 3-3, 4-4 मेंस लिखे होते हैं लोगों ने, एक 2-2 इंटरव्यू दिए होते हैं, वो आपको बताते हैं करना क्या है। तो आप गाइडेंस तो ले रहे हो, लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाते हो फिर आप बच्चे को बोलते हो कि हमने घर पे बैठ के किया है सब कुछ। सो डोंट फॉलो दीज यूट्यूब वीडियोस, खास तो सिलेक्शन की बात की। हाँ, अगर आपको कोई सीनियर IAS ऑफिसर कोई चीज़ बोल रहा है, सीनियर कोई ऐसा इंसान जिसने घिसा है अपने आप को पिछले 5-6 साल से, वो बात शायद पते की बोले। जनरली ये लोग सच नहीं बोलते हैं फिर, ठीक है। तो इसमें इस चक्कर में नहीं फंसना, बिकॉज आई नो द इंडस्ट्री इज़ वेरी कट थ्रोट ये मामला है, बिकॉज इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर कोई अपना मार्केटिंग कर रहा है, हर किसी को दिखाना है कि हमारे यहाँ से हो रहा है, वहाँ से हो रहा है। दे डोंट, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, I've studied in an institute, I don't want to name it, I've studied in an institute in Delhi, पूरा 1 साल पढ़ा, I swear to God, 1 साल पढ़ने के बाद भी they did not tell us कि किस सब्जेक्ट की कौन सी किताब है। Why? Because उनको अपना मटेरियल बेचना था। उनका अपना मटेरियल होता है हर सब्जेक्ट का, वो अपना मटेरियल बेचते हैं। वो आपको बोलते हैं ये सब्जेक्ट है, फलाना येलो बुक पढ़नी है आपको, ये सब्जेक्ट है, हमारी येलो बुक पढ़नी है, वो सब्जेक्ट है, उसकी येलो बुक पढ़नी, अपनी येलो बुक्स बेचते हैं। दे डोंट टेल यू कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम खरीदो आप, दे डोंट टेल यू दैट। दे डोंट टेल यू कि अगर आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है नितिन सिंघानिया खरीदो, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो नितिन सिंघानिया या फिर विवेक सिंह पढ़ो या फिर RS शर्मा पढ़ो या रमेश सिंह पढ़ो। दे डोंट टेल यू दैट। मुझे पता ही नहीं था 1 साल। मैं वहां से निकला, जब मैं रेजिडेंस में गया वहां पर लोगों ने बोला तुम क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा येलो बुक। बोला इसके लिए तो दूसरी किताब पढ़नी है, फिर नए से पढ़ना पड़ा। समझ रहे आप? तो दे डोंट टेल यू, इनका एक क्या होता है अंदर, एक पूरा मार्केटिंग का सिस्टम होता है। दे डोंट टेल यू द ट्रूथ। तो वो है थोड़ा सिस्टम। हालांकि अब क्योंकि अब इंडिविजुअल चैनल्स आ गई ना, कोई IAS ऑफिसर है उसकी खुद की चैनल है, उस पर वो अपनी बात बोल सकता है, किसी की दूसरे की चैनल से कुछ नहीं बोल सकता। वो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं बोलूँ नहीं बोलूँ। इंस्टीट्यूट वाले अलाउ नहीं करते वो, समझ रहे हैं आप? तो वो पूरा थोड़ा डर्टी गेम है वो। तो अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है उन्हें, उनको पूरा डोंट टेक इट एट फेस वैल्यू। अच्छा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद व्हाट आई हैव सीन इज, हाँ, वन मोर थिंग, दैट यू लैक कॉन्फिडेंस। ये मैंने देखा है, आपको भरोसा ही नहीं आपसे होगा ये। वाई? बिकॉज आपको लगता है इसमें हाईली इंटेलिजेंट लोग चाहिए आपको, और मैं आपको बता रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कि हाईली इंटेलिजेंट लोग इसमें चाहिए। किसी से भी बात करो आप। आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान के चलिए ये सूफीज़म में एग्जाम्पल है एक। तो क्या हुआ, एक पीर के पास एक लड़का गया, 2 लड़के गए। उसमें से एक क्या था, वो ज़बरदस्त इंटेलिजेंट था, उसको बात बोलते थे वो पिकअप करता था और याद रहता था, फोटोग्राफिक मेमोरी थी उसकी, लैंग्वेज भी अच्छा, सारे स्किल अच्छे। दूसरा था जो थोड़ा स्टैमर करता था, कमज़ोर था, उसको बोलना नहीं आ रहा था अच्छे से, तो अगर उसको कोई वजीफ़ा देते तो अच्छे से बोल नहीं पाता था। दोनों आ गए एक पीर के पास। पीर ने उन्हें बोला कि, पीर साहब को बोला कि हमें कुछ दिखा दो, कुछ ज़ियारत करा दो। तो पीर साहब ने कहा ठीक है, आप फलाना दरूद है ये पढ़िए आप। तो उसने कुछ लिख के दिया उनको, बोला कि वजीफ़ा है, शुरू करो। और कितनी बार पढ़ना है? बोला 200 घंटा पढ़ना है, और फलाना एक जगह पर बैठकर पानी के पास ये शुरू करो आप वजीफ़ा। तो वो एक लड़का जो स्मार्ट था वो भी गया, दूसरा जो कमज़ोर था वो भी गया। अब जो स्मार्ट था वो बैठा बिल्कुल अच्छे पोस्चर में, और उसने जिक्र करना शुरू किया, और दरूद पढ़ रहा है बराबर, लैंग्वेज भी अच्छी उसकी, कम्युनिकेशन स्किल भी, ध्यान भी उसका अच्छा, फोकस भी अच्छा, बिकॉज स्मार्ट है वो पढ़ रहा है।
दूसरी तरफ से दूसरा भी है जो कमज़ोर है, वो पढ़ नहीं पा रहा अच्छे से, उसका फोकस कभी उधर इधर हो रहा है, कभी उससे ज़बान से वर्ड नहीं निकल रहे उसके, मगर कोशिश कर रहा है, दोनों कोशिश कर रहे हैं। अब होते 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 इन्होंने बराबर 200 घंटा पढ़ा है। 200 घंटे के बाद जब ये सोने गए, इनको कुछ नहीं दिखा, तो ये अगले दिन पीर के पास आया, बोला कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपने तो बोला था 200 घंटा पढ़िए तो आपको ज़ियारत होगी। तो उसे बोला नहीं, अब आपको ये फिर से 300 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो स्मार्ट था, उसको लगा कि ये पागल हो गया है, खामखा बना रहा है मुझे, उसको खुद नहीं पता है। वो उठकर निकल गया। जो कमज़ोर था उसने कहा मैं पढ़ूंगा 300। तो वो गया, फिर से वो बैठा, वो फिर से 300 घंटा पढ़ रहा है, टूटी फूटी ज़बान में ही पढ़ रहा है। अल्टीमेटली हुआ ये कि जो बैठा, जिसने छोड़ा नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ बैठा, उसी को दिखा जो उसको देखना था। यही चीज़ है। स्मार्ट लोग या जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको तमंचा अफुर, वो एक जगह बैठ नहीं पाते ज़्यादा टाइम। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हम में वो सलाहियत नहीं है, हम कमज़ोर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी कमज़ोरी में जो आपको करना चाहिए दैट इज़ कंसिस्टेंसी। आप दूसरे बंदे से आगे जाओगे, आप देख लोगे जो आपको देखना है। जैसे आपको मैंने बोला डायमंड है, यहाँ ज़मीन के नीचे डायमंड है, ज़मीन के नीचे यहाँ डायमंड है, मैं कहा खोदो। तो एक आया, उसने खोदा 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 खोदा, तेज़ी से खोदा। जब खोदा तो उसने कहा नहीं, शायद इधर नहीं है। तो वो दूसरी जगह गया, खोदा खोदा, हालांकि यहाँ पर था, खोदा खोदा खोदा, उसने बोला नहीं यहाँ पर भी नहीं है। तीसरी जगह गया, खोदा खोदा, यहाँ पर भी नहीं है, हालांकि नीचे डायमंड था। एक और इंसान आया, उसने कहा नहीं, मैं एक ही जगह काम करूँगा। एक ही जगह बैठा बैठा खोदते गया खोदते गया खोदते गया, उसको मिल गया जो उसको चाहिए था। समझ रहा? इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। सो एक जगह टिकना है और उसको छोड़ना नहीं है, फिर कंसिस्टेंसी के साथ बैठना है। चाहे 2 साल लगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बट अल्टीमेटली यू रीच देयर, अगर आपका ये सही है, स्ट्रैटेजी अगर सही है। समझ रहे आप? सो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप एट ऑल। तो इसमें यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, कॉन्फिडेंस लैक नहीं होना चाहिए। आपको पता चलेगा कॉन्फिडेंस कितनी बेहतरीन चीज़ है। आपको अच्छी चीज़ें समझ आती है, आप अच्छा जवाब दे पाते हो। कॉन्फिडेंस अगर है तो आप अच्छे आंसर लिख पाते हो। बस एक चीज़ आपको करना है, दिल में रखना है कि मुझसे हो जाएगा। एक चीज़ मैं अक्षत जैन का सुन रहा था, एक उसका इंटरव्यू, उसमें बोल रहा था कि मैं बहुत डर डर के चलता था पहले, जिन दिनों मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, मैं डर डर के चलता था, होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मेरी सारी फैमिली डॉक्टर है, मेरा बाप IAS ऑफिसर है कि क्या है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैंने उनको 2 साल लिए, 2 साल से कुछ नहीं हो रहा। ये सब सवाल होंगे आपको, आप तो अभी शुरू कर रहे हो ना, ये सवाल आपको दिमाग में आएंगे। जब आप 1 साल दोगे, शायद आपको लगेगा 1 साल ज़ाया हो गया मेरा। मेरे बगल वाले वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, वो वहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, फलाना जॉब कर रहा है, किसी को SSB हो गया, लेकिन आपको लगेगा कि शायद आपका कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। बट देन अक्षत जैन सेड, ऑल इंडिया रैंक 2, ही सेड कि फिर एक टाइम आया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने सोचा जो होगा वो होगा, मैं कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर लूँगा, कुछ अच्छा। एंड दैट वॉज द टाइम उसको लगा कि अब मुझे इस एग्ज़ाम से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, होगा तो ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा मैं इससे बेहतर कुछ करूँगा, लेकिन करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में। वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि इस एग्ज़ाम की आपको ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत है। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छा काम करोगे। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि इनको मेरी ज़रूरत है, बिकॉज मुझ में सलाहियत है कि मैं 10 लोगों की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। यू शुड हैव दैट इन योर हार्ट। दिल जब आपका जिंदा है तो आपको डर नहीं लगेगा, फिर वो डर नहीं लगना चाहिए इस प्रिपरेशन में। डर लग गया आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। मैं आपको अगर जो इसमें सस्टेन करने की बात कर रहा हूँ मैं कंसिस्टेंसी के साथ, आप 2-3 साल टिक नहीं पाओगे अगर आप डर डर के चल रहे हो, बिकॉज आपको एंजाइटी इश्यूज होना शुरू हो जाएगा। फिर या सबका सिलेक्शन होगा, आपका बगल वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, एंजाइटी इश्यूज हो जाएंगे। बट देर इज वन मोमेंट इन योर लाइफ इन दिस प्रिपरेशन, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, कि आप एक टाइम पे आके बोलते हो मुझे इस एग्जाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने इतना सारा पढ़ा, मैंने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, मुझे दुनिया की इतनी नॉलेज है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस एग्जाम से, ये एग्जाम मेरा मकसद नहीं है, मकसद मेरी जिंदगी का कुछ और है। अब दुनिया को ऊपर वाले ने इसलिए नहीं बनाया कि आप IAS ऑफिसर बने,
उसने तख्लीक नहीं हुई है इंसान की कि केएस ऑफिसर बन जाए, कोई एसपी वेसपी बन जाए, डीसी बन जाए, इसलिए आपको नहीं बनाया गया है। सबसे बेहतरीन जो अमल आप कर सकते हो, दैट इज यू टेक केयर ऑफ द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। दैट शुड बी योर मिशन इन लाइफ। दिस एग्जाम इज जस्ट अ मीन्स टू डू दैट। इफ यू डोंट क्वालिफाई, डू समथिंग एल्स, पर मकसद वही होना चाहिए। डोंट मेक इट योर ऑब्जेक्टिव। इफ दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, यू विल ruin योर लाइफ। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा फिर। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस इट आफ्टर 1 or 2 years। तो डोंट मेक इट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। अब वो मूवी देखना, 12th फेल, बहुत अच्छी मूवी है वो लास्ट पे क्या बोलता है, कितना मेहनत करता है वो इंटरव्यू तक, आखिर पे क्या बोलता है वो उसको इंटरव्यू में, उसको बोलता है जब वो मैम उसको पूछती है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, बिकॉज उसने इतने अटेम्प्ट दिए होता, आखिरी अटेम्प्ट होता है उसका। और ऐसा सर अब मैं ऐसी पे पहुँचा हूँ, ऐसी लेवल पे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे कुछ काम करना है वो मैं करूँगा, सिलेक्शन होगा तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा किसी और तरीके से वही काम करूँगा, मैं काम वही करना है। तो मकसद जो है मकसद वही है, तरीका कोई रास्ता कुछ अलग हो सकता है आपका, कोई IAS ऑफिसर करके बनेगा, कोई NGO खोल के करेगा, मकसद एक ही होना चाहिए। एंड डोंट मेक मनी, पावर एंड फेम एज योर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, वो फेड हो जाता है। अब मुझे बोलो कितने IAS ऑफिसर आए जब से सिविल सर्विसेज खुला, बहुत ढेर सारे, कौन याद है आपको? कितने KS ऑफिसर्स आए पिछले साल, कितने आए, उससे पहले कितने आए, 1 2 के 5 के अलावा कौन याद है आपको? कितने DSP है, कितने SP है, कौन याद है आपको? कोई मर गया होगा, कोई IAS ऑफिसर किसी पता नहीं किसी जगह पर, याद है कोई? खत्म, आप भी खत्म हो जाओगे। तो मत समझ के आया, ये चीज़ नहीं है, इसके लिए काम नहीं करना है, बिकॉज ये रहने वाली चीज़ नहीं है। आपसे बड़े बड़े लोग आए, आप कितना ही कुछ कर लोगे। सिकंदर किसी को याद नहीं है, तो आपको कौन, आप किस खेत की मूली हो कि आपको दुनिया याद रखेगी? दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। यू आर गोइंग टू एंड, सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू एंड, बट योर एंड शुड बी गुड, ठीक है ना? तो वो अपना क्लियर रखो, ये बिल्कुल क्लियर रखो, डोंट वरी अबाउट दिस। फिर आपको ये ना वरी नहीं होगी दिल में कि मेरा होगा नहीं होगा, वो आपको पता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ और उसमें ऊपर वाला मुझे मदद करेगा ही करेगा। वाई? बिकॉज मेरी नीयत दुरुस्त है, मेरा मकसद ही नहीं है पैसा, मेरा मकसद ही नहीं है कि मुझे गाड़ी चाहिए। कुछ लोगों का होता है ऐसा कि मुझे पीछे से जैसे ही मैं KPS बनूंगा तो एक बंदा साथ में होगा गन लेकर, उसको ये मकसद होता है, ज़िंदगी का मकसद उसका यही होता है, मुझे पीछे से जब मैं चलूँ मुझे वाहवाह होनी चाहिए, ख़ानदान में मुझे बोलने चाहिए और बड़ा काबिल लड़का है। जिसने ये किया ना उसने ज़ाया किया, अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है वो, बिकॉज तुमसे ज़्यादा काबिल लोग हैं, तुम पहुंच ही नहीं सकते जहां पर आइंस्टाइन था, उसको याद नहीं रख रही दुनिया, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? तो डोंट मेक इट योर ऑब्जेक्टिव, आप परेशान हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। बड़ा इसमें एक स्मार्ट इंडिविजुअल क्या है? स्मार्ट इंडिविजुअल है जो दुनिया के काम को आखिरत का काम बनाता है, वो बड़ा स्मार्ट है। उसने क्या किया? उसने नीयत दुरुस्त रखी, उसने बोला मैं करूँगा, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करूँगा, मैं उनको ज़िंदगी अच्छी दूंगा, मैं अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के जाऊँगा कि वो अपना भी और लोगों का भी भला करे, ये मकसद है मेरा। अपने साथ अपने हमसाई का फ़िक्र करूँगा, अपनी कॉलोनी का फ़िक्र करूँगा, अपने खित्ते का फ़िक्र करूँगा, ये मकसद है। और इसके लिए मेहनत करूँगा दुनिया की, ये दिन की मेहनत नहीं है, दुनिया की मेहनत करूँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ूँगा, और इसी से, क्योंकि इसी से मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, उसी से फिर ये काम कर सकता हूँ मैं। और आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना आपकी इबादत बन जाएगी। वाई? बिकॉज नीयत दुरुस्त है, दारोमदार तो अमल का नीयत पर ही होता है। तो स्मार्ट इंडिविजुअल इज जो दुनिया के काम को आखिरत का काम बनाता है, समझ रहे आप? बिकॉज ये बड़ा नोबल सर्विस है, ये बहुत नोबल सर्विस है। इसमें बुरे लोग नहीं आने चाहिए, गलत लोग नहीं आने चाहिए। गलत लोग आ गया वो, क्योंकि इसमें क्या है, जनरली आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, और प्राइवेट जॉब में आप किसी बैंक में हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको 2 लाख 3 लाख रुपए तनख्वाह है, वो जो जिंदगी जो रोल है आपका, वो आप तक सीमित है। आप अगर गलत काम भी कर रहे हो, वो गलती तुम्हारे तक ही रहेगी। लेकिन ये काम, सिविल सर्वेंट का काम, ये तुम्हारे तक सीमित नहीं रहेगा। अगर तुम गलत इंसान हो, तुम्हारी वजह से 10 लोगों को फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे लोग परेशान हो जाएंगे। तुम गलत पुलिस ऑफिसर बन गए, गलत SP बन गए, तुम मिनिस्टर की चमचागिरी करोगे, तुम लोगों का कुछ ख्याल नहीं करोगे, और लोग वही रेप केसेस में, मर्डर केसेस में मरते रहेंगे, और तुम्हारे इस काम से लोगों को फ़र्क पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा डेंजरस काम है,
वाई? बिकॉज हियर पीपल, यहाँ हुकूकुल इबाद का मसला है, हुकूकुल्लाह का मसला नहीं है ये। ऊपर वाला कल को बोलेगा उधर आपको कि मेरे साथ जो किया, मेरी नमाज छोड़ी तुमने, वो मेरा मसला है, तुमने उसका हक खाया, पहले वो पूरा करो, उसमें मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसका हक खाया, वो उससे माफ़ी मांगो तो उसका सारा बोझ इस पर डाला जाएगा। तो वो है जब हुकूकुल इबाद का मसला है, और ये सिविल सर्वेंट इबाद का मसला है, ये अल्लाह की तख्लीक का मसला है। यहाँ पर गलत लोग आ गए तो वो उनको फिर उनका एंड सही नहीं होगा। तो वो प्लीज़ क्लियर रखें आप पहले से कि मुझे सही काम, फॉर द राइट रीजंस आई एम हियर। डोंट वरी अबाउट रिस्क, डोंट वरी अबाउट स्टेटस इन लाइफ, या डोंट वरी अबाउट मनी, हाउ वुड आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, हाउ वुड आई गेट मैरिड, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सब उसने अपने, देखो उसे क्या बेहतरीन बात बोली, बोला कि जिससे तुम्हें डर लगता है ना, ये तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, ये मेरे हाथ में है, मैं जिसको दूंगा उसको दूंगा। तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है, फिर मिलेगा तुम्हें कितना वो मैं दे दूंगा तुम्हें। तो तुम्हें रिस्क का टेंशन है, वो लो मत तुम। तो कहता है कुरान में कि रिस्क के टेंशन से अपने बच्चों को मत मारो, हम पहले उनका रिस्क तय करते हैं तब तुम्हारा। तो घबराना नहीं है इसमें, डोंट वरी अबाउट मैं ज़िंदगी में मर जाऊंगा। वो एक पत्थर के नीचे के कीड़े को रिस्क पहुंचाता है, तो आपको क्यों नहीं पहुंचाएगा? कहीं ना कहीं से कमा लोगे आप कुछ ना कुछ। घबराना नहीं है, डरना नहीं है इससे, बस विजन बड़ा रखना है, मकसद बड़ा रखना है, उसके लिए तगड़ी मेहनत करनी है, और उसी मेहनत में ही मर जाना है एक दिन। वो अच्छा इंसान है। तो you need good people, because I am not happy with the quality of civil servants that I am witnessing right now. बहुत कम, I swear to God, बहुत कम लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कम, जिन पर आप प्राउड फील कर सकते हो। बाकी मेजॉरिटी लोग, उनका गटर दिमाग है, वो उनकी गटर लेवल है, वो गटर तक ही रहेंगे, वो बड़ा इंसान बन ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो आपकी परवाज़ बड़ी ऊंची होनी चाहिए। डोंट, जैसे देयर इज़ अ वर्स यहाँ पर बोलता है, जब ये इंसान गंदगी पे आता है ना, तो जानवर से ज़्यादा गंदा हो जाता है ये, और जब ऊंचाई पे, उछाल पे आता है तो फरिश्तों से ऊपर चढ़ जाता है। तो यही है, इंसान तो वही है, मगर वो गिरावट में है, कोई ऊंचाई पे है, कोई फ़र्क है। तो कॉन्फिडेंस रखिए आप, ये इसके चक्कर में मत फंसो कि मैं जॉब का क्या करूँगा, पैसे का क्या करूँगा। अल्लाह की कसम, मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ। जब मेरा फेलियर पे फेलियर हुआ, आई वॉज लाइक इन अ सिचुएशन वेयर आई हैड लिटरली नथिंग। देन देयर केम अ टाइम विद इन फ्यू ईयर्स, ऊपर वाले ने ऐसा नवाजा कि एक IAS ऑफिसर एक साल में उतना कमाता है जितना अल्लाह एक महीने में कमा कर देता है मेरे लिए। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, मैंने जो ज़िंदगी जी उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसा पैसे का एक्सपोजर हुआ, मेरे पास पकड़ने की जगह नहीं थी अचानक से, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। खास पर जब दिल्ली में पढ़ाते हैं तो बहुत पैसा है, करोड़ों में पैसा मिलता है। एक IAS ऑफिसर सोच भी नहीं सकता जितना टीचर एक कमाता है, सोच भी नहीं सकता वो, अगर वो करप्शन नहीं कर रहा। ऑफकोर्स करप्शन करेंगे तो फिर तो आप अंबार खड़ा कर सकते हो पैसे के, लीगल हिसाब में आप सोच भी नहीं सकते जितना एक टीचर कमाता है दिल्ली में, एक IAS ऑफिसर। इसलिए आप देख रहे हो भाई, IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर छोड़ रहे हैं अपना जॉब टीचिंग के लिए दिल्ली में। दे आर ओपनिंग देयर ओन इंस्टीट्यूट्स देयर, दे आर बिकमिंग टीचर्स बिकॉज द मनी इज हियर। एक IRS ने बिल्कुल करोलबाग में अपना इंस्टीट्यूट खोला। दूसरे DRDO की चीफ थी, आप जानते होंगे सब, उसने भी छोड़ा जा, वो भी पढ़ा रही है अभी। पीपल आर लिविंग देयर दैट जॉब बिकॉज देयर इज टू मच मनी हियर। सो आप अगर सलाहियत है, आप घबराओ मत पैसे का। मैं ही आपको बता, जैसे क्या हुआ कि हमारी जितनी भी यहाँ फैकल्टी है, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन माई स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज मैंने देखा कि ये क्लास में बड़ा तगड़ा स्टूडेंट है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, फिर एग्ज़ाम में फेल हुए, फिर इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू में कभी फेल हुए, उसके बाद मैंने यहीं से कॉल किया उनको, आप आइए। वाई? बिकॉज सलाहियत थी उसमें, उसे ज़ाया नहीं किया था टाइम, पता तगड़ा है उसको, मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो अगर सलाहियत, मेहनत अच्छे से की, अपने आप बंद नहीं हो जाओगे ज़िंदगी में कभी। तो ये इसका टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंस रखो और भरोसा रखो, ईमान ज़रूरी है इसमें। लास्ट जो प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी पे आऊँगा, वो है कि इंसान यहाँ शुरू में
ओवरवेल्म हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है। ओवरवेल्म का मतलब क्या हो गया? आपको बताया जाएगा कि एनसीईआरटी लाओ, फिर बोलेंगे स्टैंडर्ड बुक लाओ, फिर बोलेंगे हिंदू पढ़ो, फिर बोलेंगे पीआईबी पढ़ो, फिर बोलेंगे मंथली करंट अफेयर पढ़ो, फिर बोलेंगे 2-2 सब्जेक्ट उठाओ, फिर बोलेंगे सीसैट उठाओ, फिर बोलेंगे ऑप्शनल उठाओ। एक टाइम आएगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या उठाऊं और क्या छोड़ूं। ये बातें याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ 6-7 महीनों में आप ये याद करोगे, ये जो मैं आज बता रहा हूँ आपको। देयर विल बी अ टाइम आप ओवरवेल्म हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या उठाना है, क्या क्या नहीं उठाना है। ठीक है ना? ओवरवेल्म इंसान तब हो जाता है जब वो खामखा का प्रेशर लेता है। अभी अगर मैं आपको बोलूँगा कि करना क्या है, बस उतना ही करना है जितना मैं बता रहा हूँ। टेंशन मत लो, मैं वो कब करूँगा, ये कब करूँगा, ये हर एक चीज़ का टाइम आएगा, हर एक चीज़ करोगे आप। खामखा का प्रेशर, अपना मेमोरी कार्ड फुल मत करो आप। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होगी और उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के तहत आगे आगे बढ़ना है। ऑप्शनल का एक वक्त होता है उठाने का, सीसैट का एक वक्त होता है उठाने का, अखबार का एक वक्त होता है उठाने का। अभी अखबार नहीं पढ़ सकते आप। आपको क्या करेंगे इंस्टीट्यूट वाले, अखबार के नाम पे वो आपको कोर्स बेचेंगे, बिकॉज आपने सुना है सबसे अखबार 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 अखबार। आपको भी लगा अखबार इंपॉर्टेंट है, आप शुरू में ही अखबार पढ़ना शुरू करो। हालांकि अभी अखबार की लेवल नहीं है आपकी, वो बनानी है। पहले आपको सीखना है अखबार से टॉपिक निकालना, वो टॉपिक के बारे में पहले बैकग्राउंड निकालना, वो सीखना है वो तरीका क्या है। उसके बाद आप धीरे धीरे जब आपका बेसिक तैयार होता है, पॉलिटी आप में आर्टिकल समझा, एफडी, एफआर, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये चीज़ें समझी, इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या होता है, एचडीआई क्या है, ये सब समझा, एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट समझे, तब अखबार समझ आता है। ऐसे ही अखबार पढ़ेंगे कम से कम 5 घंटे लगेंगे कवर करने में, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो हर चीज़ का एक वक्त है। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, वो भी करना है, ये भी करना है। हर एक चीज़ अपने अपने टाइम पे होती है। तो स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना है। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या है। नाउ सी, सबसे पहले आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अगर बैठ रहे हैं, या फिर आप जेकेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं दोनों के लिए बैठना चाहिए आपको। ठीक है? पढ़ाई हमेशा यूपीएससी की होती है, केएस की ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ना करनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि बच्चा केएस के लिए पढ़ता है, केएस में उसको पता है कम पढ़ना है, यूपीएससी के जितना नहीं पढ़ना, और आसान सवाल आते हैं ज़्यादा, उतना भी घुसना नहीं है अंदर। तो अगर आप 2018 का पेपर देखोगे केएस का, फिर उसको कंपेयर करोगे 21 के पेपर के साथ, उसको कंपेयर करोगे 23 के पेपर के साथ, आपको दिखेगा कि केएस खुद ही अपना स्टैंडर्ड चेंज कर रहा है। तो केएस के हिसाब से पढ़ोगे तो किस केएस के हिसाब से पढ़ोगे? 18 के केएस के हिसाब से पढ़ोगे, 23 के केएस के हिसाब से पढ़ोगे? केएस का कोई हिसाब नहीं है। पढ़ना यूपीएससी के लिए है। अगर केएस भी देना है आपको, पढ़ना यूपीएससी के लिए है। यूपीएससी का ओवरआर्किंग सिलेबस है, सिलेबस तो बेसिकली सेम है, पर उसका कवरेज काफ़ी डेप्थ में है, रेंज काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें केएस हो जाता है, उसकी लेवल हो जाती है। हालांकि हल्का सा चेंज करना पड़ता है एग्ज़ाम के टाइम। एग्ज़ाम देने जाओगे आप, जो पढ़ा होता है बस वही होता है, किताबें भी वही है, सिलेबस भी वही है, कंटेंट भी वही है। हल्का सा अपनी ओरिएंटेशन बदलनी है, थोड़ा फैक्चुअल ओरिएंटेशन करनी है अपनी, वो करके आ जा सकता है। पर पढ़ाई किसके लिए करनी है? सिर्फ यूपीएससी के लिए। नाउ सी व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू डू दैट। सबसे पहले टू टारगेट अ थिंग दैट इज आईएएस एग्जाम, आपको पहले पता होना चाहिए ये कंडक्ट कौन करा रहा है। तो कंडक्ट कौन करा रहा है? यूपीएससी। तो यूपीएससी आपको बोल रहा है कि हमें सेंट्रल सर्विसेज के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। ऐसे पिछले साल ने बोला 800 लोगों की ज़रूरत है, तो 800 लोगों को सिलेक्ट करना है हमें, और इन 800 लोगों में ये चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने वहीं से दिया है कि इनमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम किन लोगों को सिलेक्ट करेंगे। अब वो एलिजिबिलिटी पूरा करो, आप जॉब मिल जाएगा आपको। एलिजिबिलिटी क्या है इसका? ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें 21 साल का इंसान होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब पता है सबको। एलिजिबिलिटी, बाय एलिजिबिलिटी व्हाट आई मीन इज यू हैव टू कवर द सिलेबस दैट यूपीएससी हैज़ प्रोवाइडेड फॉर दिस एग्जाम। वो खुद आपको बोल रहे हैं कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, ये तैयार करके आओ। जनरली हमारी
बहुत बड़ी गलती ये होती है कि कॉलेज के टाइम हमें कोई सिखाता नहीं है, ना ही +2 के टाइम सिखाता है कि सिलेबस पढ़ना सीखो। इसीलिए बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ये उनको लगता है ये एग्ज़ाम भी वो ऐसे बिना सिलेबस पढ़े ही हो जाएगा। वो क्या करते हैं, सर से बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन बताओ इंपॉर्टेंट, तो वही पढ़ कर जाते हैं इंपॉर्टेंट के चक्कर में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं चलता है, यहाँ पर पूरा पता होना चाहिए वो चाहते क्या है आपसे। और यू विल बी अमेज्ड टू नो, बराबर सिलेबस से उठाकर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिलेबस की लाइन निकालकर क्वेश्चन आता है, सीधा डायरेक्ट। ग्लोबलाइजेशन डायरेक्टली सिलेबस में लिखा है, सीधा क्वेश्चन आएगा आपको। अर्बनाइजेशन डायरेक्टली सिलेबस में लिखा है, सीधा अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डायरेक्टली सिलेबस में लिखा है, सीधा क्वेश्चन आएगा। इन्वेस्टमेंट मॉडल डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा है, सीधा क्वेश्चन आएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ पिछले 8 साल में 4 बार आया है, सीधा सिलेबस का क्वेश्चन है। और लोग बोलते हैं ये कहां से क्वेश्चन है, भाई कहां से है, सिलेबस में लिखे हैं क्वेश्चन, यू हैव नॉट स्टडीड द सिलेबस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द कॉपी ऑफ द सिलेबस। पहला काम आप करेंगे, आप सिलेबस लाइए। देखो मैं जो बता रहा हूं ना, ये डू दिस, गेट द कॉपी ऑफ द सिलेबस। अब हाउ वुड यू गेट दैट? बेहतर होगा गेट एन ऑफलाइन कॉपी। केबीडी के पास जाओ लाल चौक में, वो एक बुक देगा आपको, बुकलेट होगी छोटी सी, पूरी सिलेबस की बुकलेट है वो। अगर आप खरीदना नहीं चाहते, मुफ्त में भी मिलेगी। यूपीएससी सिलेबस सर्च करो गूगल पर, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। बेहतर रहेगा पीडीएफ लाओ। वाई? बिकॉज मैं बताऊंगा, ये अपने हाथ से लिखना है। अपने हाथ से जो लिखा जाता है तो उसमें एक वो मेमोरी में ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो गेट द कॉपी ऑफ द सिलेबस। तो सिलेबस क्या देगा आपको ना, सी सिलेबस का मकसद क्या होता है। आईएएस के एग्जाम में आपको ये पता होगा कि इस एग्जाम में 3 लेवल्स है, वो उस पर आएंगे अभी। ये तीनों लेवल्स का अगर कंबाइंड इफेक्ट देखा जाए, प्री मेंस और इंटरव्यू का, इसका सिलेबस, इसका ऐसा समझ आता है, देखने में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पूछ रहे हैं। सब कुछ पूछ रहे हैं मतलब क्या, स्पेक्ट्रम इनका बड़ा लंबा है। ये एंशिएंट हिस्ट्री से, इंडस वैली से लेकर आपको ब्लैक होल तक की चीजें पूछेंगे। इतना ज्यादा रेंज है क्वेश्चंस का। मैं तीनों लेवल्स को मिला के बात कर रहा हूं। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी की भी बात, स्पेस सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के बारे में भी पूछेंगे आपको। ये आपको आपके अंदर के डीएनए से लेकर बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स के क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। और ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो रेंज काफ़ी ज़्यादा है इसका। आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी सब कुछ पूछ रहा है, सब कुछ पूछ रहा है इन द सेंस, जनरली हम क्या बोलते थे पहले, आसमान की छत के नीचे जो भी है वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ। आज बोल रहा है आसमान छत के ऊपर के भी क्वेश्चंस आते हैं। ब्लैक होल, मर्जर, न्यूट्रॉन स्टार जब मिलते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटार क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग पे क्वेश्चन आया, सिंगुलैरिटी पे क्वेश्चन आया, ग्रेविटेशनल लेंसिंग पे, ग्रेविटेशनल वेव्स पे क्वेश्चन आया, होग्स ऑब्जेक्ट, आइंस्टीनियन रिंग, ये सारे कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है। आपको लगेगा भाई ये तो सब कुछ ही पूछ रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं पूछ रहा है। इन्होंने एक डिफाइंड सिलेबस फॉलो किया है। वो सिलेबस आपको क्या देता है, वो सिलेबस आपको एक बाउंड्री देता है। वो आपको बताता है कि ये है बाउंड्री, मैं इसके अंदर ही सवाल पूछूंगा आपसे, ये तैयार करो आप। तो सिलेबस का मकसद है आपकी बाउंड्री क्या है, आपको किस खित्ते के अंदर रहना है, बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। और जब तक कि आप ये सिलेबस ज़बानी याद नहीं करोगे, आपके दिमाग में ये बाउंड्री नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि सिलेबस में हिस्ट्री है वहाँ का, जैसे अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा तोड़ कर बताता हूँ आपको। जैसे पहली लेवल कौन सी है, प्रीलिम्स एग्जाम। दूसरी लेवल कौन सी है, मेंस। मेंस के साथ ही लिंक्ड तीसरी लेवल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। नाउ इतना तो पता होगा आपको, आप बड़े दूर से आए, इतना तो पता ही होगा कि प्रीलिम्स में क्या होता है, एमसीक्यू। मेंस में क्या लिखना पड़ता है, आंसर। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या देना पड़ता है, इंटरव्यू। इसको वाइवा वॉइस नहीं बोलते हैं, जिसको आप कॉलेज में बोलते हो वाइवा वॉइस है हमारा, ये इंटरव्यू है। इंटरव्यू, आपके अंदर का व्यू, उसको निकालना है कि आप क्या है, इंसान क्या है आप। नॉलेज चेक नहीं होती उधर, वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है। आप इंसान कैसे हो, पर्सनालिटी कैसी है, अकल है नहीं है। अकल का मतलब इज़ नॉट इंटेलिजेंस, अकल का मतलब इज़ विजडम।
आपको बोला जाएगा, एक सिचुएशन में डाला जाएगा, फिर बोलेगा क्या करोगे उधर, वो चाहिए उनको, बिकॉज अल्टीमेटली तो रियल लाइफ में ही जाना है ना आपको। आप एसपी हो, यहाँ पर किसी ने मस्जिद बनाई चौराहे पर और इलीगल ज़मीन पर बनाई, ऐसा होता है, मस्जिद बनाई जाती है, मंदिर बनाया जाता है, इलीगल ज़मीन है। अब आपको बोला गया कि वहाँ पर क्या करेंगे आप, मस्जिद तोड़ेंगे तो लोग भड़क जाएंगे, नहीं तोड़ेंगे तो गलत हो रहा है, कल को दूसरा बनाएगा। अब यहाँ पर आपका विजडम इंटरव्यू लेना है, बोलो क्या करोगे। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप डेवलप करते हो विजडम, आपको समझ आता है कि हाँ बैलेंस क्या है। जब आप आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट पढ़ते हो, आपको पता चलता है किसी भी चीज़ का सही और गलत में जवाब नहीं होता है, और ये आपको पर्सनल लाइफ में भी होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, बी अ वेरी गुड मुस्लिम टू बी अ वेरी गुड सिविल सर्वेंट। जैसे देयर इज नो सही और गलत इन द केस ऑफ फिरकाज दैट वी हैव, है ना। कोई अगर बोलेगा कि नहीं मेरा ये फिरका सही है, मैं अहले हदीस हूँ और अहले हदीस ही सही है, तो बाकी के इतने सारे 200 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे फिर। दूसरा बोलेगा नहीं हनफी तो हनफी ही सब है। डोंट बी ऑन द एक्सट्रीम्स, ठीक है ना। तो यू शुड नो कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हर एक चीज़ के होते हैं। कुरान बोलता है कि शराब के फ़ायदे भी है, शराब के नुकसान भी है, वो नुकसान थोड़ा ज़्यादा है, और जिसके नुकसान ज़्यादा है उससे अवॉइड करिए आप। तो निकालो इसके फ़ायदे क्या है और निकालो इसके नुकसान क्या है, दोनों बताओ और बैलेंस मेंटेन करो। यही बैलेंस इंडिविजुअल चाहिए आपको। तो अकल है यानी विजडम, इंटरव्यू यही चेक करता है। अब पॉइंट क्या है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आपको पता है प्री में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, पेपर 2 CSAT का पेपर होता है। जनरल स्टडीज़ में व्हाट डू दे आस्क, मैं स्पेसिफिक ये सिलेबस लिखा रहा हूँ आपको, तो आप ये लिख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ में व्हाट दे हैव टू आस्क यू इज करंट, लिखा है उसमें करंट अफेयर्स। दे विल आस्क यू हिस्ट्री, they will ask you geography, they will ask you polity, they will ask you economics, environment and science, अब देखो यहां पर मैं IAS एग्जाम की जगह प्रीलिम्स लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब प्रीलिम्स में मेरी बाउंड्री क्या है, बाउंड्री मेरी उन्हें ये दे दी, ये है आपके 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, इसके बाहर नहीं जाना है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। अब इसमें भी वो हिस्ट्री, तो आप बोलेंगे सर हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है, आपने बोला हिस्ट्री पढ़ना है, इसके बाहर नहीं जाना, पर हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री में एंशंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, इंडिया की हिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, किसकी हिस्ट्री पढ़नी है। अब यहाँ पर आपको सेकेंड लेवल, जो सिलेबस के बाद का सेकेंड लेवल है, वो आपको बताएगा हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। सिलेबस के बाद मैं जो दूसरी लेवल बताऊंगा वो आपको बताएगा ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है। पर पहले आप एक बाउंड्री सेटअप करो। आपने बाउंड्री कर ली हिस्ट्री की सेट, उसके बाद मैं बोलूँगा हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, वो दूसरे लेवल पर आता है कि छक्का कहाँ मारना है। पहले बाउंड्री बनाओ आप अपनी, तो बाउंड्री सिलेबस से बनेगी। ऐसे ही CSAT है, CSAT में लिखा है कि आपको 2-3 चीज़ें पूछेंगे। एक इंग्लिश, जिसमें जनरली होता है प्रिसाइज राइटिंग होता है, हालांकि वो मेंस में होता है बाद में, पर कॉम्प्रहेंशन होता है ज़्यादा यहाँ CSAT में। तो आपको पैसेज देंगे, पैसेज में से फिर टिक मारना है किसी को। रीजनिंग होता है इधर, और क्या होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन, वो इसी में होता है। DI 10th लेवल का मैथ है, हालांकि लिखा है सिलेबस में, लिखा है 10th लेवल, लेकिन होता वो 10th लेवल बहुत अच्छा खासा लेवल होता है। 10th के बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मैं बता सकता हूँ आपको। तो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ तो आपको पता है कि CSAT को सिर्फ क्या करना है आपको, क्वालिफाई, यानी इसके फाइनल मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, इसको बस क्वालिफाई करना है, 33% लाना है। ये क्वालिफाई हो जाएगा तब आपका GS का पेपर चेक होगा। अब GS के पेपर में अगर देखा जाए, GS के पेपर में टोटल होते हैं कितने मार्क्स, 200 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन।
तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के होंगे, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 200। 200 में से लाने कितने हैं? तो मैं आपको पिछले 5 साल का कट ऑफ दे रहा हूँ। 200 में से आपको लाने हैं इस पेपर में जो आपको क्वालिफाई करना है, जिसमें आपको स्कोर करना है, 200 में से आपको लाना है फ्रॉम 88 टू 98। इसके दरमियान ही कट ऑफ रहा है, यानी इट इज़ नॉट इवन 50%। समझ रहे आप? 88 टू 98 कट ऑफ फ्लक्चुएट हुआ है इसके टाइम। तो आपको टू बी ऑन द सेफ स्कोर अगर रखना है आपको, तो यू हैव टू हैव हायर देन 100। कट ऑफ हालांकि 100 के नीचे ही होता है, बिकॉज अब थोड़ा लेवल थोड़ा चेंज हो रहा है, इसलिए अब 100 भी टच नहीं हो। देयर वाज अ टाइम जब 110 भी कट ऑफ होता था, लेकिन अब 100 भी टच नहीं होता है। तो 100 टच करना है आपको, आप कट ऑफ के ऊपर हो, यानी 50% लाने हैं आपको 200 में से। और मुश्किल नहीं है, वाई? बिकॉज इसमें जो अप्रोच होता है थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको, वो मैं बताऊंगा तब। लेकिन दिस इज द कट ऑफ फॉर जीएस पेपर। सीसैट में ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज सीसैट क्वालिफाई हो गया तो आपका जीएस का पेपर चेक हो जाएगा। जीएस में अगर आपको 100 मार्क्स आ गए 200 में से, यू आर इन, प्री आपका हो गया। नाउ सी, उसके बाद है आपका मेंस पेपर। मेंस में आपके अब आंसर्स लिखने हैं, तो किस किस में आंसर लिखने हैं? तो सबसे पहले आपको एक पेपर लिखना पड़ेगा इंडियन लैंग्वेजेस का। एक लैंग्वेज पेपर होता है। ये लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप उठा सकते हो। हालांकि ये लैंग्वेज का पेपर, इसके फाइनल मार्क्स में ये ऐड नहीं होता, ये भी बस क्वालिफाई करना है। ये इसके लिए कोई खास पढ़ाई नहीं होती, इसमें सिर्फ 25% लाने होते हैं। तो 25% तो आ ही जाएंगे, मतलब वो तो आ ही जाता है, उसमें करना कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ते हैं थोड़े बहुत, तो हो जाता है। एक आपको लिखना पड़ता है एक पेपर इंग्लिश का, तो उसमें प्रिसाइज राइटिंग होती है, उसमें ऐसे वैसे छोटे छोटे ऐसे लिखने होते हैं, तो वो इसमें भी 25% ही लाने होते हैं। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यानी इनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। केएस एग्जामिनेशन में लैंग्वेज का पेपर नहीं होता है, केएस में सिर्फ किसका पेपर होता है? इंग्लिश का। अच्छा, अब असल पेपर कौन से है फिर जिसके मार्क्स ऐड होंगे? सबसे पहले है आपका एसे पेपर, एसे के 250 मार्क्स। उसके बाद है जनरल स्टडीज 1 फर्स्ट पेपर, इसके भी 250। फिर है जीएस 2, इसके भी 250। फिर है जीएस 3, इसके भी 250। फिर है जीएस 4, इसके भी 250। फिर है ऑप्शनल 1, इसके भी 250। फिर है ऑप्शनल 2, इसके भी 250। नाउ सी, ऐसे में आपको 2 एसेज लिखने होते हैं, टू राइट 2 एसेज। 1000-1200 वर्ड के 2 ऐसे लिखने होते हैं। जीएस 1 में आपका हिस्ट्री होता है, जैसे ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इधर इन्हीं सब्जेक्ट्स को तोड़ मरोड़ के उन्होंने जीएस 1, 2, 3 बनाया होता है। जीएस 1 में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका सोसाइटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। कल्चर हिस्ट्री में ही डाल दीजिए आप, कल्चर एंड हेरिटेज वो हिस्ट्री में ही डाल दो। जीएस 2 में आपका पॉलिटी होता है, गवर्नेंस होता है, आईआर होता है, सोशल जस्टिस होता है। जीएस 3 में आपका इकोनॉमिक्स होता है, इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, सिक्योरिटी होता है, एनवायरनमेंट होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है। जीएस 4 में आपका एथिक्स होता है, और ऑप्शनल आपको एक ही चुनना पड़ता है। ये ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 का मतलब है पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑप्शनल तो एक ही होता है, एक ही सब्जेक्ट। अब ज़रा बताओ कितने मार्क्स है टोटल कंपलसरी पेपर्स के? 250 हो गए, 500, 1000, 1500, 1750। तो मेंस में कितने टोटल मार्क्स? 1750। अब मैं इसका कट ऑफ बताता हूँ लाना कितना है। पिछले 5 साल का कट ऑफ है कि जनरली यूपीएससी में 1750 में से अगर आप
740 से 780 लेकर आओगे, दैट इज फाइन, ठीक है ना। मतलब 1750 में 700-800 मार्क्स लाना, 800 मार्क्स इज अ गुड स्कोर। ये सिर्फ मेंस का स्कोर बता रहा हूं मैं आपको, नॉट इवन 50%, है ना, ये 50% भी नहीं है। तो मेंस में इसी तरीके से इतना लाना पड़ेगा आपको सारा मिलाकर। अभी ऑप्शनल कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना ये अलग मसला है, इस पर अलग से मैं टाइम दूंगा आपको, बाकी मैं बताऊंगा। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे हैं ये वही है जो मैं बाउंड्री की बात कर रहा था, सिलेबस की। वाई? बिकॉज जब आप एक्चुअल अब सिलेबस लाओगे, आज जब हिस्ट्री खोलोगे आपको हिस्ट्री में स्पेसिफिक टॉपिक्स मिलेंगे कि पढ़ना क्या है। अभी मैंने आपको क्या बोला था प्री में, क्या बोला था मैंने आपको प्री में, मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट्स, है ना, 7 सब्जेक्ट्स। उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है वो प्री में नहीं लिखा है। तो प्री का सिलेबस काफ़ी ओपन एंडेड है, उसमें लिखा ही नहीं कि पढ़ना क्या है, वो सारा किस में लिखा है, मेंस में। तो प्री का सिलेबस नहीं, आपको कौन सा टारगेट करना है, मेंस का सिलेबस, जिसमें हिस्ट्री जब लिखा होगा, हिस्ट्री में लिखा होगा हिस्ट्री में क्या करना है, जिसमें इकोनॉमी जो लिखा होगा, इकोनॉमी में लिखा होगा एनिमल रेयरिंग पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना है, इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ना है, सारा सिलेबस में लिखा है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ना है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहां पर बोला जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या बोला, नैनोटेक पढ़ो, उसकी एप्लीकेशन पढ़ो, रोबोटिक्स पढ़ो, आईसीटी पढ़ो, उसमें लिखा है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ो, ये सारा सिलेबस में दिया है। ऐसे ही पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, बाकी गवर्नेंस में क्या, सब कुछ उसमें क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी है वो सारा कुछ लिखा है सिलेबस में। तो आपका पूरा बाउंड्री क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि पढ़ना क्या है। हालांकि अभी आपको पता ही नहीं है, जब आप सिलेबस आप शुरू करोगे ना, आपको GS1 का सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी दिखेगा, आपको ऐसी ऐसी टर्म्स मिलेंगी जो आपने ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी पहले। इट्स फाइन, शुरुआत में तो पता ही नहीं होती है सिलेबस के बारे में, धीरे 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 वो कवर करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक कवर करना है। और एक बार आपका सिलेबस कवर हो गया, वही है हमेशा हमेशा के नोट्स, उसी में से फिर क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आप पूरा सिलेबस कवर करो, सारे ढांचे उसके कवर करो, सारे सेक्शंस कवर करो, नोट्स बनाओ, वही नोट आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। बस करंट अपडेट करना है। अब ये चीज़ हर एक का सिलेबस जमा करिए, हिस्ट्री का सिलेबस। अब क्या GS1 में आप आज जाओगे ना, आप GS1 खोलना, वहाँ आप क्या करना, घर पे एक फाइल मेंटेन करो, उस पर लिखिए सिलेबस डिकोडेड। एक A4 शीट लाना है, A4 शीट लाना है, और ये JK बैंक की कॉपी और इलेक्ट्रिशियंस की कॉपी पर मत लिखो, गेट A4 शीट, वो सस्ता भी पड़ता है और बेहतर भी है। A4 शीट्स लाओ और अपने हाथ से ये सिलेबस अपने हाथ से लिखो। वो हाथ से लिखना जब शुरू करोगे उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखना, और पैराज में नहीं लिखना। एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, आपको दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा क्या क्या पढ़ना है मुझे। ये पहला काम करना है आपको। डोंट गो टू NCERT, अभी आप NCERT नहीं जा सकते। मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ, सिलेबस लाओ और ये याद करो GS1 में क्या टॉपिक्स है, GS2 में क्या टॉपिक, GS3। जब याद हो जाएगा तब कल को मैं आपको पूछूंगा, बताओ ज़रा बताओ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये लिखा कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये किस पेपर में लिखा है, कहाँ पर लिखा है। अर्बनाइजेशन कहाँ पर लिखा है, आपको पता होना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ पर लिखा है, आपको पता होना चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर लिखा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के बारे में कहाँ पर लिखा है, वो ये सारा सिलेबस में दिया है। तो सिलेबस ज़बानी याद करिए आप, नो इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। उसके बाद ये मेंस हो गया। मेंस के साथ ही लिंक्ड तीसरी स्टेज होती है, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में ये 1750 में आपको कितने लाने हैं, 780, 790 या 800 लाए आपने। कोशिश करना है ज़्यादा स्कोर करना है। वाई? बिकॉज मेंस में अगर आपको अच्छा स्कोर आया तो इंटरव्यू से उतना फर्क नहीं पड़ेगा फिर आपको। अगर आपने 1750 में से जैसे 900 लेकर आ गया तो यू हैव अ वेरी गुड स्कोर, तो इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स भी आ जाएंगे, यू विल क्वालिफाई। अब इंटरव्यू में कितने मार्क्स है टोटल, 275, 275 मार्क्स, 275 मार्क्स। और ये 1750 को ऐड करना है 275, बिकॉज ये मेंस और इंटरव्यू एक ही स्टेज है असल में। इनको ऐड करके कितना हो गया ये 2025 टोटल। अगर आपको 2025 में देखना है तो लगभग 960, 980 इसके अराउंड कट ऑफ होता है। अगेन नॉट इवन 50%, ठीक है ना।
50% is what you have to get. But to get the 50%, you have to attempt all the paper. ऐसा नहीं कि आप आधा पेपर अटेम्प्ट करोगे, बोलो मेरा 50% हो गया, आधा पेपर में 1/4 मिलेगा फिर. जैसे जनरली क्या होता है, जनरली होगा आपने 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस क्वेश्चन में आपने सब कुछ लिखा, सारे एंगल, सारा करंट, सब कुछ लिखा आपने, तो वो आपको 8-9 मार्क्स देगा. जनरली ऐसे ही होता है. मार्क्स पूरे नहीं आते हैं, उनको देने ही नहीं होते हैं, उनको 50 के अंडर ही रखना है. उनका ईगो सेटिस्फाई होता है ऐसे कि 50 के अंडर ही रखा हमने इनको. ठीक है, सब कुछ लिखा होगा ना आपको. जैसे हमें भी कोई बच्चा लिख कर आता है, बहुत बड़ा अच्छा आंसर लिख कर आता है, तो पहले ही हम उसके 5 मार्क्स काटते हैं. क्यों लिखा इतना अच्छा. ठीक है, तो वो काटना पड़ेगा, पर उसमें बराबर नहीं आता है. तो 2000 मार्क्स है टोटल, तो आपने कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के क्यों ना हो, तो 2000 में 1800 नहीं आते हैं, यही आते हैं आपको 1000, 1200, 1100. दैट्स इनफ. नाउ सी, ये हो गया आपका सिलेबस का जो मैं आपको बता रहा था. अच्छा, इंटरव्यू का भी सिलेबस दिया हुआ है. व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड इन अ पर्सन इंटरव्यू के अंदर, वो लेकिन आपको इस वक्त ज़रूरत नहीं है. जब आप इंशाल्लाह मेंस क्वालिफाई करेंगे तब देखेंगे इंटरव्यू का. ये हो गया पहला स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप इज यू कवर द एंटायर सिलेबस, राइट इट विद योर ओन हैंड्स, हैंड रिटन नोट्स में, एंड देन लर्न इट बाय हार्ट. डोंट इवन स्टडी एनी बुक राइट नाउ. गेट द सिलेबस, उसको कम से कम हाथ से लिखकर दीवार पे चिपकाओ और रोजाना सुबह उसको देखो, पढ़ो जब तक वो दिमाग में छप जाए. और मैं आपको बाद में बताऊंगा इससे क्या फ़ायदा होगा. न्यूज़पेपर ऐसे ख़त्म होगा आपका अगर सिलेबस याद है आपको. जनरली न्यूज़पेपर में बच्चे को शुरुआत में 3 से 4 घंटे लगते हैं. वाई? बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या है, मुझे क्या उठाना है, क्या छोड़ना है. और हिंदू का पेपर बहुत बड़ा होता है, उसको कवर करने में ही आप पेज टू पेज कवर करोगे शुरू से आखिर तक 4 घंटे लगेंगे आपको. आपको पता होना चाहिए हिंदू में ये नहीं पढ़ना, ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में ये उठाया, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये उठाया. 90 मिनट में पेपर खत्म होता है. समझा? तब वो कैसे पढ़वाओगे जब सिलेबस ज़बानी याद होगा. अब देखिए, अब बाउंड्री आपने बना ली सिलेबस की. अब मैं एक एग्जाम की टोटल बात कर रहा हूं, प्री मेंस लगाकर. अब बाउंड्री जब आपने सिलेबस की बना ली तो आपको पता चल गया टॉपिक क्या क्या है, मुझे क्या क्या उठाना है, क्या क्या छोड़ना है. अब सवाल है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मगर ये कम सिलेबस नहीं है. इसको कवर करने में हमें इधर कम से कम 15-16 महीने लगते हैं. इतना ज़्यादा यूपीएससी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं. इतना ज़्यादा सिलेबस है. रोज़ाना 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाकर, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देकर, कंटिन्यूसली 14-15 महीने पढ़ाकर तब जाके सिलेबस कंप्लीट होता है. ठीक है, अगर आपको कोई बता रहा है ना हम आपको 10 महीने में करके देंगे, वो झूठ बोल रहा है. वो आधा ही सिलेबस पढ़ाएगा. समझ रहे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये सिलेबस 10-11 महीने में ख़त्म हो जाए. सवाल ही पैदा नहीं होता. या तो ख़त्म हो सकता है, या तो फिर उसको रोज़ाना आपको 8-8 घंटे पकड़ना है. और वैसा पॉसिबल ही नहीं है बच्चा 8 घंटे बैठेगा. अगर आप उसको रोज़ाना 4 घंटे बैठा रहे हो इंस्टीट्यूट के अंदर, कम से कम आपको 15-16 महीने लगेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर दिस. इसीलिए बहुत सारे बच्चे जब यूपीएससी पढ़ने जाते हैं दिल्ली में 10-11 महीने का कोर्स होता है. उनका ढेर सारा सिलेबस पेंडिंग होता है. दे आर नॉट एबल टू कवर एवरीथिंग. अब दे वुड कवर ऑल दिस सिलेबस बट दे डोंट कवर द बेसिक्स. देन उनका फिर फाउंडेशन नहीं बचता है. इसीलिए बच्चा जब वहाँ जाता है ना, जिसका फाउंडेशन नहीं होता है, वो डायरेक्टली उठाते हैं सिलेबस की लाइंस और डायरेक्टली पढ़ाते हैं. तो दे डोंट कवर द फाउंडेशन. तो आपको अगर सिलेबस जल्दी खत्म करना है 10-11 महीने में, तो आपको डायरेक्ट सिलेबस पढ़ाना है. आप फाउंडेशन नहीं बना सकते. फिर अगर आपको फाउंडेशन भी बनाना है, फिर सिलेबस का सारा कवर करना है, कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा. फिर समझ रहा हूँ? तो उस चक्कर में नहीं फंसना, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है. मैं पिछले 8 साल से इस पूरे फील्ड में हूँ. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर द सिलेबस एज वेल एज द फाउंडेशन विद इन 10 मंथ्स. नॉट पॉसिबल. फिर आपको रोज़ाना 8 घंटे पढ़ना है इंस्टीट्यूट में, और वो कोई नहीं कर सकता. नाउ सी, सिलेबस बना लिया आपने, तो सिलेबस तैयार हो गया. सेकेंड लेवल पर अब आप सिलेबस, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये और इतना सारा समय लगेगा, आपको पता चलेगा एक टाइम के बाद कि सर आप, जैसे शुरुआत में क्या होता है, आपका एक सब्जेक्ट होगा या 2 सब्जेक्ट होंगे. जैसे हम पॉलिटी शुरू करेंगे तो पॉलिटी का एक टीचर आएगा, पॉलिटी का फिर दूसरा टीचर आएगा. जैसे एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर हैं हमें यहाँ. तो आपको पॉलिटी चल रहा है 2.5 घंटे सिर्फ पॉलिटी. उसके बाद आपको CSAT चलेगा 1-2 घंटा फिर से.
शुरू में आपको ठीक लगेगा, बिकॉज आप जीएस पढ़ रहे हो और सीसैट पढ़ रहे हो, और घर जाकर जैसे 1 बजे तक आप फ्री हो जाओगे या 1:30 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, फिर 2 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक आपको अच्छा खासा टाइम है वो रिवाइज़ करना, फिर किताब पढ़ना, वो तरीका आप कर सकते हो। लेकिन ये शुरू में कर सकते हो आप। जैसे ही पॉलिटी ख़त्म होगा फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर 2 सब्जेक्ट का लोड पड़ेगा आपको, फिर तीसरा सब्जेक्ट, फिर चौथा। 6 महीने में कम से कम जब 3-4 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर मुझे याद ही नहीं है पॉलिटी में क्या पढ़ा था। ठीक है ना? तो क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है तो आप कभी डर जाते हो कि सर ये सब कुछ याद नहीं रहता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सेकेंड लेवल पर आपको जाना है। यू हैव टू डू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज PYQ एनालिसिस। PYQ एनालिसिस। पीपल टेल मी कि ये मत बताओ बच्चों को। वाई? बिकॉज वो डर जाते हैं PYQ एनालिसिस। मगर मेरा ये मानना है जिसने ये फिल्टर क्रॉस किया, इट इज़, आई कंसिडर इट द ग्रेट फिल्टर ऑफ UPSC एग्जामिनेशन। ग्रेट फिल्टर का थ्योरी पता है आपको? मतलब देयर इज अ थ्योरी कि एक बहुत बड़ा फिल्टर होता है एक सिविलाइजेशन में, कि वो सिविलाइजेशन को आगे नहीं पहुंचाने देता। एक बहुत बड़ा एक नेचुरल कैटास्ट्रोफी होती है जिसके बाद सिविलाइजेशन आगे नहीं जाती है। जैसे आपने देखा एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म हो गई कब की? इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया, मेसोपोटामिया खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो रहा है। वाई? दे आर नॉट एबल टू सरपास द फिल्टर। तो देयर इज अ फिल्टर जिसको मेजॉरिटी सिविलाइजेशन पास ही नहीं कर पाते हैं, और ये वो फिल्टर है UPSC एग्जाम का, कि मेजॉरिटी लोग इसको नहीं कर पाते हैं। और जो इस फिल्टर से निकलेगा दैट इज द पर्सन जिसको पता चलेगा कि करना क्या है। पर यह करना आसान नहीं है थोड़ा। यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प हियर PYQ एनालिसिस में। PYQ एनालिसिस क्या है? आज कौन सा साल है? 2024। 2024 का प्री अभी हुआ नहीं है, एग्जाम अभी हुआ नहीं है, जुलाई में होगा, जून जुलाई में होगा। तो हमारे पास 24 का पेपर नहीं है, हमारे पास पेपर किसका है? 23 का। UPSC के पेपर की बात कर रहा हूं मैं। 23 से आपको पीछे जाना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है टिल 2030। कितने साल हो गए? 11 साल। ठीक है? 11 साल के पेपर लाने हैं आपको। ये सेकेंड लेवल पे बोल रहा हूं। अभी आपको NCERT शुरू नहीं करनी है, कुछ भी अभी पढ़ना नहीं, कोई किताब नहीं पढ़नी है। पहले आपको सिलेबस लाना है, सेकंड आपको PYQ लाना है, उसके बाद किताब शुरू होती है। अब PYQ में आपने 11 साल लाए, अब कहाँ से लाएंगे 11 साल? पता ही नहीं है। जनरली एक किताब आती है, जैसे दिशा पब्लिकेशन की एक किताब आती है, दिशा की एक किताब आती है प्रीलिम्स के हिसाब की, वो आपको 10-20 साल की PYQs देते हैं। आपको 20 साल के नहीं चाहिए, आपको कितने चाहिए? 11 साल। बिकॉज अगर आप देखो ना 2010 के क्वेश्चन UPSC के, 2005 के क्वेश्चन नॉट रिलेवेंट फॉर करंट टाइम्स। वो बहुत ही सीधा क्वेश्चन होता था। आज UPSC है पूछता ही नहीं है वो सब। 13 से आपको शुरू करना है, बिकॉज 13 में UPSC का पैटर्न चेंज हुआ था, तो वहाँ से शुरू करना है आपको। नाउ दिशा पब्लिकेशन लाएंगे और मेंस की भी कोई पब्लिकेशन उठा कर ले आओ, मेंस के PYQs। ठीक है? अगर ये नहीं लाओगे तो मत लाओ, ये मैं शेयर कर दूंगा, ये मेरे पास है, ये मैं शेयर कर लूँगा ग्रुप में। ठीक है? प्रीलिम्स की लानी पड़ेगी आपको। नाउ सी PYQ एनालिसिस से होता क्या है? लेट्स अज्यूम, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सिलेबस में ऊपर एक सब्जेक्ट लिखा है इकोनॉमिक्स। ठीक है जी? इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक लिखा है, लेट्स सपोज ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ऐसा एक टॉपिक है। अब इस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सिलेबस में लिखा है, पर उसमें क्या आता है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे PhD होता है, इतना बड़ा फील्ड है। अब आपको क्या पढ़ना है उसमें? यू डोंट नो। अब फ्रेशर को क्या पता है कि वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या पढ़ेगा? हाउ वुड यू नो कि भाई मुझे यहाँ इसमें क्या करना है, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में मुझे क्या करना है? ना वहीं पर आपको क्या देखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब आप एनालिसिस करोगे, आपको क्वेश्चंस बाय एनालिसिस, आई एम नॉट सेइंग यू सॉल्व द PYQs, आप कर नहीं सकते सॉल्व। आपको टॉपिक निकालना है, टॉपिक आया क्या है। आपको पता चलेगा हल्की सी स्टडी करने के बाद कि वो इकोनॉमिक्स में सवाल पूछते हैं कभी बैंकिंग से। कहाँ से सवाल पूछते हैं? बैंकिंग से सवाल। बैंक लिखा होगा उधर, इतना तो समझ आएगा ना।
जैसे सिडबी लिखा है या फिर नाबार्ड के बारे में कोई क्वेश्चन है, या एग्जिम बैंक लिखा है कोई क्वेश्चन है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कोई क्वेश्चन है, या आरबीआई पे क्वेश्चन है, तो बैंकिंग तो समझ आएगा ये बैंकिंग का टॉपिक है। तो आपको पता चल गया बैंकिंग में प्री पे क्वेश्चन आता है। तो जब आप कल को किताब पढ़ोगे और बैंकिंग का चैप्टर आएगा, आपको क्लिक हो जाएगा कि ये प्री का क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने देखा था, यहाँ से क्वेश्चन आया है। आपको समझ आएगा कि शेयर मार्केट से क्वेश्चन आते हैं। तो शेयर मार्केट में जैसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप PYQ एनालिसिस करेंगे आपको पता चलेगा अच्छा दिस इज़ अ शेयर मार्केट क्वेश्चन, तो आपको टॉपिक पता चलेगा वहाँ से कौन सा टॉपिक आ रहा है। ऐसे ही आपको पता चलेगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम से क्वेश्चन आता है। GDP NDP है ना, वो आपने सुना होगा GDP क्या होता है, GDP ऑफ अ नेशन, तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे ही आपको पता चलेगा लेट्स सपोज बजट से क्वेश्चन आता है, बिकॉज वहाँ पे लिखा होता है रिसेंटली इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसा कुछ होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन उठाना है और देखना है किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और टॉपिक कौन सा है, और उसकी पूरी मैपिंग करनी है आपको, ताकि हर सब्जेक्ट में आपको पता चले कि प्री का क्वेश्चन कौन सा है, मेंस का क्वेश्चन कौन सा है। और ये आपको मैपिंग या तो खुद करनी है या तो किसी से करवानी है। वाई? बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जनरली फ्रेशर्स ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प हियर PYQ एनालिसिस में। ये हम यहाँ पर करके दे देते हैं बच्चे को हर सब्जेक्ट का। वाई? बिकॉज ये फ्रेशर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर बिठाना है, ये किस किस सेक्शन का है। एक बार ये मैपिंग पूरी हो जाती है, आपको मोटा मोटा टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको हम थीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थीम्स। आपको थीम्स मिलती है कि प्री में क्या क्या थीम्स आती है और मेंस में इकोनॉमिक्स से कौन कौन सी थीम्स हैं। ये टीचर करके दे देता है आपको। वो आपको बोलेगा ये इकोनॉमिक्स है, ये इसका पूरा सिलेबस है, ये फलाना टॉपिक प्री के है, ये फलाना टॉपिक मेंस के है, PYQ एनालिसिस करके। समझ आ गया आपको? कल को जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए इस पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, या इस पे कौन सा क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ऐसी जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिलेबस में लिखा है ICT लिखा है, रोबोटिक्स लिखा है, नैनोटेक लिखा है, ये सब लिखा है सिलेबस में, पर कहाँ मेंस का क्वेश्चन, कहाँ प्री का क्वेश्चन, यू डोंट नो। तो जनरली हम क्या देखते हैं साइंस एंड टेक में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए PYQ एनालिसिस से कि साइंस एंड टेक की टोटल वेटेज कितनी है, इकोनॉमिक्स की टोटल वेटेज कितनी है, एनवायरनमेंट की टोटल वेटेज कितनी है। जैसे एग्जाम्पल IAS की जनरल प्री के एग्जाम में जनरल स्टडीज़ में कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन, है कि नहीं। इस 100 क्वेश्चन में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं आपके हिस्ट्री से, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं आपके इकोनॉमिक्स से, लगभग आपके 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक से, 14 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, 18 क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट से। ये पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। तो साइंस एंड टेक की कितनी वेटेज है? 10 क्वेश्चन। अब ये 10 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? 10 क्वेश्चन अगर देखा जाए, इसमें से कम 4 क्वेश्चन होंगे ICT से, इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन होंगे बायोटेक से, और कोई खास क्वेश्चन होगा मिसलेनियस से या स्पेस टेक से। समझ रहे आप? तो आपको पता चल गया रोबोटिक्स खास पढ़ने की ज़रूरत प्री में नहीं है। वाई? बिकॉज रोबोटिक्स में मेंस में क्वेश्चन आता है, नैनोटेक में मेंस में क्वेश्चन आता है, प्री में भी आया पर मेंस में ज़्यादा आता है। समझ रहे आप? तो ये सब एनालिसिस पता होना चाहिए PYQs का। ये थोड़ा मुश्किल है करना और मेजॉरिटी बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प हियर कि हर सब्जेक्ट का PYQ एनालिसिस हो जाए आपके साथ। जैसे कोई सब्जेक्ट यहाँ उठता है तो पहले हम पहला लेक्चर तो इसी में देते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, कितनी वेटेज है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, थीम्स क्या है। जनरली थीम्स मिल गए आपको, आपका काम हो गया। ये 2 स्टेप जिसके हो जाएंगे उसके बाद ही उसको किताब उठानी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप बड़े दूर से आए हैं, फीस भी काफ़ी अच्छा है, सस्ता नहीं है। हमारे हिसाब से 1.5 साल पढ़ाना है तो दिस इज़ द मिनिमम वी कुड डू। पर हर किसी की हालात सेम नहीं होती है। किसी के लिए 80,000 कुछ नहीं है, किसी के लिए 80,000 उसका सब कुछ है। तो हमें पता है फीस भी इसका कम नहीं है, बड़े दूर से भी आना है आपको, रूम पर भी रहना है आपको।
अब आप आ गए जैसे तैसे करके इधर, और मैं लेक्चर दे रहा हूँ। जब तक आपने ये दो चीज़ें नहीं करी है, आपको पता ही नहीं होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के हिसाब से है भी या नहीं है, वो रेलेवेंट है या नहीं है। तो टीचर को चेक कैसे करोगे आप? टीचर को चेक करोगे जब आपको पता होगा कि सिलेबस में क्या है और PYQ में सवाल कैसे आते हैं। जो धंधर पढ़ाने बैठेगा आपको शायद मज़ा भी आ जाए, बिकॉज वो धंधर पढ़ा रहा है, उसमें से कोई सवाल ही नहीं आएगा। तो वही पढ़ाना है जिसमें सवाल आते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें UPSC गया ही नहीं है आज तक, तो वो आप साइडलाइन कर सकते हो। कुछ ऐसे एरिया जैसा हर साल क्वेश्चन आता है वहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन एरिया जिसमें पिछले 5 साल में एक क्वेश्चन आया है। व्हाई वुड यू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें 5 साल में एक क्वेश्चन फंसता है? उससे बेहतर है ना मनी एंड बैंकिंग पढ़ो, उससे बेहतर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ो, उससे बेहतर है फिस्कल पॉलिसी पढ़ो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बैठाऊंगा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने, मैंने उसको 15 दिन मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया, हालांकि आपको पता भी नहीं है कि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हाउ डू यू चेक वेदर वट एवर द गाय इज टीचिंग वेदर इट इज रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट? इट कैन ओनली बी चेक्ड व्हेन यू ऑलरेडी नो द सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। अच्छा, आप सर आते हैं, सर ये किताब कैसी है, ये देखो। मैं क्यों बोलूँ, तुम खुद देखो। इस किताब में अगर सिलेबस और PYQ के हिसाब से सब कुछ है तो ठीक किताब है। अगर इसमें सिलेबस में पूरा कवर नहीं हो रहा तो हटाओ इसको। अगर इसमें वो सब चीज़ें लिखी है जिससे आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा तो क्यों पढ़नी है? या आप खुद बोलने चाहिए कि कौन सी किताब रेलेवेंट है, कौन सी किताब नहीं। लक्ष्मीकांत इतनी अच्छी किताब क्यों बोल रहे हैं सब? सिलेबस भी कवर होता है, PYQ भी कवर होता है। नितिन सिंघानिया इतनी अच्छी किताब क्यों है? सिलेबस भी कवर करके देता है, एक्स्ट्रा सिलेबस एक्स्ट्रा भी है। नितिन सिंघानिया के कुछ चैप्टर्स है आर्ट एंड कल्चर के जो आपको स्किप करने हैं टोटल। वाई? बिकॉज वो सिलेबस से बाहर के, मतलब वहां से UPSC कभी गया ही नहीं उधर। यू कैन स्किप दैट। लिटरेचर है, डांस है, म्यूजिक है, लैंग्वेज है, वहां से क्वेश्चन आता है, कुछ चैप्टर है वहां बहुत इंपॉर्टेंट। PYQ भी कवर करके देता है और सिलेबस भी कवर करके देता है। अब आप उठेंगे रमेश सिंह, बोलेगा रमेश सिंह पढ़ना है, रमेश सिंह पढ़ो और मुझे PYQ करके दो, नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? इसीलिए रमेश सिंह पहले ज़माने में अच्छी किताब थी इकोनॉमिक्स की, आज नहीं है। पीपल डोंट स्टडी रमेश सिंह एनीमोर। और लक्ष्मीकांत में भी वही होने वाला था, पर लक्ष्मीकांत हर साल चेंज हो रहा है। उसने हर साल वो चैप्टर्स ऐड करता है, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आया, पिछले साल सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन आया, नए एडिशन में सेपरेशन ऑफ पावर पे चैप्टर डाला उसने। दैट इज व्हाई इट्स अ लिविंग बुक। लक्ष्मीकांत इज अ लिविंग बुक फॉर पॉलिटी। यू कैन नॉट डू विदाउट लक्ष्मीकांत। कोई भी लक्ष्मीकांत अगर चाहे, वो जो बंदा है ना लक्ष्मीकांत, अगर वो चाहे वो पिछले 20 साल से सारी की सारी सिलेक्शंस क्लेम कर सकता है कि ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, बिकॉज कोई सिलेक्ट ही नहीं है जिसने लक्ष्मीकांत की किताब में पढ़ी हो। समझ रहा हूं? स्पेक्ट्रम इज अ बुक जहां पर PYQ भी कवर होता है, सिलेबस भी कवर होता है। तो विच बुक इज गुड फॉर यू, विच बुक इज नॉट, विच मटीरियल इज गुड फॉर यू, विच मटीरियल इज नॉट, विच टीचर इज गुड फॉर यू, विच टीचर इज नॉट, ओनली द एनालिसिस वुड टेल यू। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, आप घर गए, आपका सवाल भी नहीं निकला, तो आपको फिर इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये आप तब बोल पाओगे जब आपने पीछे से हार्डवर्क किया होगा इसका। ठीक है ना? तो हम आपको ये करके दे देते हैं यहाँ पर। तो आज हम विल स्टॉप हियर ओनली, वन अदर क्लास। कल मैं आपको यहाँ से कम 6-7 स्टेप और है कि हाउ डू यू गो फ्रॉम हियर। आपको किताबें पढ़ना शुरू करना है, बेसिक ग्राउंड वर्क कर लिया आपने, यहाँ से किताबें पढ़ना शुरू करना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी किताब पहले पढ़नी है, उसके बाद रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजीज़ है, फिर टेस्ट सीरीज़ कब लगानी है, ऑप्शनल कब उठाना है, ऑप्शनल चुनने के कौन से तरीके हैं, वो हम कल करेंगे। ठीक है? चलो आज इतना ही।